बेटा ये फिर से मैं बोल रहा हूँ कितनी ये जो लिंक वाले लोग हैं ना, लिंक मैं कहीं नहीं भेज रहा हूँ। कौन सा लिंक बेटा? FB2 में कौन सा लिंक है? FB2 में तो आप फाउंडेशन बिल्डर में जो है ना अभी शुरू है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ऐसा डबल डबल है क्या विवेक? टुडेज लेक्चर लिंक आज? अच्छा, बट आपका तो फाउंडेशन बिल्डर के साथ आता है ना, तो क्या होता है। ठीक है, फाउंडेशन बिल्डर को भेज देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। चलो इनको भेज देते हैं लिंक। अच्छा ये आया मैसेज, सर लिंक फाउंडेशन बिल्डर 2। ओके, ओके। तो प्यारे बच्चों देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक ऐसे ही इंट्रोडक्टरी, मतलब शुरू होने वाला था, कुछ दूसरा चैप्टर बढ़ा दिया, कुछ दूसरा ऐसा था वो। ठीक है, सो आई होप थोड़ा सा आप पढ़ के आए होंगे। तो मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में आप पहले ही खुद खुद पढ़ो। ठीक है, सो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वो चीजें याद रहे। ओके, सो अंडरस्टैंड, यहाँ पे हम लोग डेफिनेटली बेटा जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है जेनेटिक्स या प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत समझ लिया था। अब देखो, हम लोग ये टर्मिनोलॉजी लिखते हैं ना जिसको बोलते हैं जेनेटिक्स, है ना, जेनेटिक्स। अब ये टर्म हम लोगों ने लिखा, तो ये कैसे डिराइव हुआ है? ठीक है, सो यहाँ पे आता है सिंपल बेटा, इट इज डिराइव फ्रॉम, कौन सा वर्ड है, जीन से। ठीक है, तो ये जो जीन्स ये वर्ड है इससे डेफिनेटली बेटा ये डिराइव हुआ है। ठीक है, और ये टर्म इज गिवन बाय, इस टर्म इज गिवन बाय, ये टर्म किसने दिया? इट इज गिवन बाय W बैटसन। अब ये टर्म मेंडल ने नहीं दिया है, ये बात पहले तो समझ लो, है ना। वो फादर ऑफ मेंडल कहलाए गए, बट टर्म जो है इट इज दिस टर्म, है ना, जेनेटिक्स, ये जो टर्म है एक्चुअली इट इज गिवन बाय दी W बैटसन। ठीक है, सो वेरी सिंपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड। और देखो, अगर हम बहुत सादी डेफिनेशन इसकी बनाना चाहते हैं तो मैंने जैसे लास्ट क्लास में बताया था, ये क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ द हेरिडिटी, स्टडी ऑफ द हेरिडिटी। ठीक है, एक तो ये हेरिडिटी की स्टडी है एंड वेरिएशन। ठीक है, तो ये बहुत ही नॉर्मल सी डेफिनेशन है बेटा। देखो हमें तो वन बाय वन दोनों ही चीजों को समझना है, एक तो हेरिडिटी को समझना है, एक तो वेरिएशन को समझना है। ठीक है, हेरिडिटी क्या होती है बेटा? इसमें जो टर्म आता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये बोलते हैं कि लाइक बिगेट्स लाइक, है कि नहीं, ये वाला जो चीज होती है, आम के पेड़ के बीज बोओगे तो आम का पेड़ उगेगा भाई, और क्या। ठीक है, सो ये जो सिंपल चीज है ये डेफिनेटली बेटा हमें समझ में आती है, लाइक बिगेट्स लाइक, इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। इट्स नॉर्मल वन, बहुत ही सीधी और सिंपल पॉइंट है। वेरिएशंस डेफिनेटली बेटा, इसको अगर हम एक और मतलब अच्छा वर्ड देखना चाहे तो इनको हम लोग बोलेंगे डिफरेंसेस। क्या डिफरेंसेस है ना, एक ही प्रोजेनी में, अलग अलग प्रोजेनी में क्या क्या कैरेक्टर्स के डिफरेंसेस है। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं बेटा वेरिएशंस। तो ये दो मुद्दे जो है हमें समझने हैं, एक हेरिडिटी, लाइक बिगेट्स लाइक, एक जैसे ही एनिमल्स कैसे प्रोड्यूस होते रहते हैं, प्लांट्स कैसे प्रोड्यूस होते रहते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट, दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अच्छा,
लास्ट क्लास में मैंने इसकी भी डेफिनेशन आपको बताई थी। इसको मैंने कहा बच्चों इनहेरिटेंस। अब ये इनहेरिटेंस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा था ये प्रोसेस है ना, ये एक प्रोसेस है ना, दी प्रोसेस, ये प्रोसेस है ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो देखो बहुत ही ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स कहाँ से कहाँ बेटा, फ्रॉम फ्रॉम सॉरी है ना, ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन। अब ये नोट्स है इसीलिए इतना ये सब है ना लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, जनरेशन टू अनदर। अब आप जानते हो ये क्या मतलब है, व्हाट हाउ, ये सब मैंने बताया है लास्ट क्लास में, तो आपने है ना, अगर आप भूल गए हो तो फिर से एक बार देख लो ना। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है बेटा, क्या ट्रांसफर हो रहा है, मतलब देखो हम लोग जो भी चीज देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बेटा कैरेक्टर्स, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर्स कहते हैं। तो कैरेक्टर्स क्या है, देखो कैरेक्टर्स ये ऐसी कैरेक्टर है जो जेनाइटल है, मतलब जो हमारे अंदर जन्मजात होते हैं। जो जेनाइटल कैरेक्टर है वही ट्रांसमिट हो गया। अभी आपने कुछ चीजें सीख ली, साइकिल चलाना सीख लिया, अभी ये आपका कैरेक्टर दिख तो रहा है मुझे, बट वो ऐसा नहीं होगा कि आने वाले जनरेशन जितने पैदा होंगे आप सब लोग है ना बिल्कुल पहले ही नहीं है ना, पैदा होते ही कोया बोलेंगे और साइकिल चलाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, उनको भी सीखना पड़ेगा। अगर उन्होंने कभी कोशिश नहीं की तो वो कभी साइकिल नहीं भी चला पाएंगे। सो दैट इज द सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो लर्न कैरेक्टर जो होते हैं वो जेनाइटल नहीं होते, ये समझो आप लोग। तो जेनाइटल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जेनाइटल कैरेक्टर क्या होते हैं, है ना, दैट इज व्हाट, क्या है बेटा, कैरेक्टर्स which come from जीन, ठीक है। तो जो जीन से कैरेक्टर आते हैं उनको हम लोग जेनाइटल कैरेक्टर्स कहते हैं, इट्स सिंपल। नाउ सपोज अगर हम लोग बात करें, ये है जीन, अभी लास्ट क्लास में मैंने बताया था जीन, मैंने कहा कि ये एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। वो क्या करेगा, जब भी ये जीन इंटरैक्ट करेगा, सपोज हम लोग बात करते हैं जीन के एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, जीन के एक्सप्रेशन, और जीन के एक्सप्रेशन जो भी होते हैं उनको ही हम लोग बेटा बोलते हैं, जीन के एक्सप्रेशन ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। जो भी कैरेक्टर आएगा, डेवलपमेंट जो हो रहा है पर्टिकुलर कैरेक्टर का, वो जीन के एक्सप्रेशन से आता है। अब यहाँ पे ये जो चीज है ना जीन एक्सप्रेशन, इसको थोड़ा सा बच्चों हमें अलग ढंग से समझने की जरूरत है, ठीक है। जीन एक्सप्रेशन डिपेंड करता है मेरे प्यारे बच्चों, डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, देखो जीन एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, it depends upon the environmental condition, ठीक है, दैट इज व्हाट द पॉइंट। और ये कैसे हो सकते हैं, मे बी जो भी एक्सप्रेशन होते हैं मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल। तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो आपको बाहर से दिखाई नहीं देंगे, बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जो आपको बाहर से दिखाई नहीं देंगे। जैसे मान लेते हैं अगर बेटा इंसुलिन का जीन डिफेक्टिव है तो इंसुलिन नहीं बन रहा उसके बॉडी में, ठीक है, तो वो कुछ दिनों बाद पता चलेगा, जब उसका प्रॉपर एनालिसिस होगा, जब उसका यूरिन का टेस्टिंग होगा, ग्लूकोज ज्यादा आने लगेगा, डायबिटीज हो गया भाई है ना, तो फिर चेक किया जाएगा हुआ क्या है, तो पता चलेगा कि इंसुलिन ही नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, तो इसका जीन ही डिफेक्टिव है। दैट इज द वे वी अंडरस्टैंड। ना सपोज बेटा हम लोग बोलते हैं कि आइडेंटिकल ट्विन के बारे में आपने सुना होगा, आइडेंटिकल ट्विन जिनको हम लोग जाइगोटिक ट्विन कहते हैं, एक ही जाइगोट से दो बच्चे है ना, भाई या बहन जो बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, पिन पॉइंट, बिल्कुल ज्यादा डिफरेंस उनमें आपको दिखने को नहीं मिलेगा। अगर मान लो अगर वो पैदा हुए और पैदा होते बेटा इंडिया में पैदा हुए, एक को भेज दिया बेटा सोमालिया या तो साउथ सुडान जहाँ पे भयंकर लड़ाई चल रही है ना, और एक को भेज दिया बेटा हम लोगों ने कहीं बढ़िया सी शांत देश आयरलैंड या तो नेदरलैंड, वहां पे हमने ना है ना भेज दिया उसको।
अब देखो अगर यहाँ आप समझोगे तो एनवायरमेंटल कंडीशन दोनों आइडेंटिकल ट्विन है, आइडेंटिकल बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे, ठीक है, इंडियन है ना, और इनको बेटा हमने ग्रो होने के लिए भेज दिया, बचपन से पैदा होते ही नंबर 1 भेजो चलो पार्सल, ठीक है। तो ये जो है अभी मुद्दा आता है कि वो 20 साल बाद में बड़े हो गए और आ गए वापस से कुंभ के मेले में, है ना। तो देखो यहाँ आप देखोगे तो अगर वो दोनों पास पास में आ गए कहीं हिसाब से, तो ऐसा नहीं कि भैया भैया ऐसे करके दौड़ के भाग के आ जाएंगे गले लगेंगे, वो ऐसा कार्यक्रम, यू विल फाइंड मेनी डिफरेंसेस बिटवीन देम ऑल्दो दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी जीन का एक्सप्रेशन है ना, ये सिर्फ जेनेटिकली डिटर्मिनेंट नहीं रहता, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड है ना डिपेंडिंग अपॉन इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट, उसके जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो जीन कैसे एक्सप्रेस होगा। आप लोगों को बेटा जैसे कि रेनानकुलस वाली बात बताई थी मैंने, हेटेरोफाइली, पानी में रहेगा तो अलग प्रकार का लीफ ग्रो होता है, और टेरेस्ट्रियल लैंड पे अलग प्रकार का लीफ, प्लांट तो वही है, जीन्स भी वही है, बट एज द एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन कैन आल्सो चेंजेस, ठीक है। तो इसीलिए हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हम किसी भी मतलब जब दोस्त भी बनाते हैं हम अपने, तो वैसे ही दोस्त बनने चाहिए जिससे आपका प्रोग्रेस हो, ठीक है। डेफिनेटली बेटा आपका उनके ऊपर असर पड़ेगा और उनका आपके ऊपर, सो इसी को हम लोग कहते हैं, है ना, ये जेनेटिक लेवल पे भी काम करता है, दैट इज द सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। तो चलो हम लोग क्या करते हैं सारी बातों को, तो पहले तो बेटा हम लोग वेरिएशन वाली बात को समझ लेते हैं। इनहेरिटेंस तो हो गया, हेरिडिटी हो गया। हेरिडिटी क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो देखो सादी सी बात है, हम लोग हेरिडिटी किसे कह रहे हैं, व्हाट इज हेरिडिटी? क्योंकि जेनेटिक्स की डेफिनेशन में हेरिडिटी ये टर्म आता है, तो हेरिडिटी क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, इट इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। अब कौन से कैरेक्टर आप जानते हो, उनको हम लोग जेनाइटल कैरेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है, जीन से आए हुए, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन। अब ये बेटा सिंपल शुरू हुआ है, आगे आगे धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। सिंपल जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। सो देखो हम लोग ये बात को समझे कि अब वेरिएशन क्या है। नाउ दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ द वेरिएशन। देखो जब भी हम लोग वेरिएशन ये पॉइंट लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम लोग वेरिएशन ये पॉइंट लिखेंगे इसमें आएगा डिफरेंसेस, सही बात है ना। तो ये है बच्चों डिफरेंसेस विद इन, ठीक है, विच एग्जिस्ट, differences which exist among the member of the same species, among the members of same species। बेटा सेम स्पीसीज में जो भी मेंबर्स होते हैं उनके बीच में चाहे फिर एक ही प्रोजेनी हो चाहे अलग अलग प्रोजेनी हो, प्रोजेनी टू प्रोजेनी इट कैन बी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ सपोज अगर हम ये पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, क्या है देखो बहुत ही सिंपल है, वेरिएशन जो होते हैं इज द बेस ऑफ इवोल्यूशन, द बेस ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। तो देखो हम लोगों को ये बहुत सिंपली समझ में आना चाहिए कि जब भी हम लोग इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, नए नए स्पीसीज बने होंगे, नए नए स्पीसीज, नया स्पीसीज बनने की प्रोसेस को हम लोग कहते बेटा स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब है नया स्पीसीज बनना। अभी नया स्पीसीज कैसे बन सकता है? जब बेटा डेफिनेटली जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ओरिजिनल स्पीसीज है, उसमें एक ऐसे कुछ लोग जमा हो जाए, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे जमा हो जाए जिनमें बहुत ही अलग प्रकार के वेरिएशन एक्यूमुलेट हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे हाँ भाई ये तो अलग है, ये मेन जैसा ओरिजिनल था वैसा नहीं है, तो उसको हम लोग नया स्पीसीज मानना शुरू करते हैं। तो ये बात हम लोग बोल सकते हैं बाद में जब हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं, तब एवोल्यूशन के या स्पेसिएशन के अलग अलग कारण ढूंढ सकते हैं। बट बेसिकली बेटा
कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी कितने भी कारण ढूंढो, मेन बेसिक रीजन तो वेरिएशन है। वेरिएशन आएगा तो बेटा वो है ना, हम लोग उसको अलग स्पीसीज मानेंगे। ठीक है, देखो जब भी हम लोग ये बात कहेंगे तो यहाँ हमें आता है ऑर्गेनिज्म कैन बी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ऑर्गेनिजम्स कैन बी जेनेटिकली आइडेंटिकल। ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली आइडेंटिकल हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्मेट में अगर हम लिखे, फॉर एग्जाम्पल ट्विंस, ठीक है, जाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, या क्लोन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, स्टेटमेंट बड़ा है ना, बट नॉट सेम। अब ये क्या है, ये स्टेटमेंट कौन समझा सकता है? ठीक है, दे कैन बी, देखो यहाँ चीज इंपॉर्टेंट है, जेनेटिकली आइडेंटिकल वो हो सकते हैं, बट वो सेम नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे एकदम से। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे अभी आपको बताया, मतलब आप देखोगे ना, आप भी आपके क्लासरूम में या आपके आजू बाजू में ट्विन ब्रदर ब्रदर देखो आप उनको, मतलब देखने पे बिल्कुल, मतलब जैसे ही फर्स्ट आप उनको फेस करोगे, फर्स्ट फेस, तो आपको लगेगा कि यार क्या स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी है दोनों में। बट उनके साथ खेलने कूदने लग जाओ, थोड़े दिनों बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि यस, अगर उनके आपने डीएनए आइसोलेट कर लिए तो बेटा उनमें आप डिफर नहीं कर पाओगे, दे विल बी एग्जैक्टली जेनेटिकली आइडेंटिकल, बट बेटा एक्सप्रेशन वाइज दे आर नॉट सेम। ठीक है, सेम का मतलब होता है कि वही चीज वो वही है, आइडेंटिकल का मतलब है ये इसके जैसा है वो उसके जैसा है। सो आइडेंटिकल होने का मतलब है कि दोनों एक जैसे हैं बट एक ही नहीं है। ठीक है, दे आर डिफरेंट, दैट मीन्स इन द वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स दे मे डिफर अकॉर्डिंग इवन एनवायरमेंटल कंडीशंस। समझ रहे हो, मतलब दो भाई भी एक घर में रह रहे तब भी बेटा उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, क्योंकि हर एक का अपना अपना इंडिविजुअल जो है परसेप्शन है, स्टाइल है, ये सब होता ही है। ठीक है, आपको ये तभी समझ में आएगा जब उनको बहुत क्लोजली मॉनिटर करोगे। ठीक है, ऐसा कोई देखा है किसी ने? मतलब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। अरे आपने किसी ने देखा है, ऐसा ऑब्जर्व किया है जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विन को? नो, अच्छा है। चलो देखो यहाँ पे अब हम लोग बात करते बेटा, है ना, ये देखो यहाँ सिंपल पॉइंट्स है, जैसे कि हम लोग सिंपल अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का क्या मतलब है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, कौन है भाई फादर ऑफ जेनेटिक्स? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो आपको नाम देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये है ग्रिगोर जॉन मेंडल, यू नो इट, है ना, ग्रिगोर जॉन मेंडल। ठीक है, ये भाई साहब ने जो पी प्लांट है उसके ऊपर बहुत काम किया, एक्सटेंसिव वर्क किया। ठीक है, यही उनकी स्ट्रेंथ है, यही उनकी कमजोरी भी है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन और एक पॉइंट आता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स, अब ये कौन है भाई? ठीक है, जिन्होंने एक और बार बेटा क्रांति ला दी, ये है बेटा डब्ल्यू बैटसन। ठीक है, ये है भाई साहब जिन्होंने, वेटसन और क्रीक नहीं है ना, वो डिफरेंट है, वो वहां पे मत जाओ, वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कार्यक्रम कर रहे हैं उधर, है इधर नहीं लाओ उसको। जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जो है डब्ल्यू बैटसन, है ना, ये है। और इन्होंने बहुत सारे टर्म दिए हैं, टू मेनी टर्म्स गिव, मतलब बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है इन्होंने दी है ना। क्या क्या टर्मिनोलॉजी दी है बच्चों, जैसे कि जेनेटिक्स ये इन्होंने ही कहा वर्ड। ठीक है, उसके साथ साथ बेटा अलील, जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था जेनेटिक्स, जीन के अलग अलग रूप, ये भी इन्होंने ही बोला है। होमोजाइगस, ये जो वर्ड है बेटा, टर्म इन्होंने ही लाया है। हेटेरोजाइगस, ये भी जो टर्म है ना, मतलब जो हम लोग अभी पढ़ते हैं ना एक्चुअल जेनेटिक्स, ये बैटसन की देन है एक्चुअली, जो भी हमारे अभी 12th लेवल पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ये इन भाई साहब का देन। ठीक है, जीजे मेंडल ने वो काम पूरा कर लिया, बट ऐसा कुछ टर्मिनोलॉजी ये वो ये नहीं किया है। ठीक है, so he just initiated the things,
इवन हेमीजाइगस, ये जो चीज है बेटा, ये भाई साहब ने टर्मिनोलॉजी दी है। आज हम लोग समझेंगे इनमें डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, वैसे लास्ट क्लास में भी मैंने आपको ये बताया जरूर था इनके बारे में। देखो, और एक भाई साहब है, इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ठीक है, इन्होंने भाई साहब ने थेरोटिकली है ना, जो भी मेंडल ने किया उसको सही ढंग से समझाया प्रॉपर थे, है ना। कौन है? बैटसन ने। अभी ये जो बेटा सन दोनों एक साथ मिलकर के इतना कार्यक्रम किया है, देखो बैटसन फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। अब यहाँ पे जो नाम आएगा बेटा, है ना, वो अलग ही है। ये नाम है T.H. मॉर्गन। मुरुगन स्वामी नहीं, मॉर्गन, T.H. मॉर्गन। ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल है बेटा। T.H. मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने डेफिनेटली जो फ्रूट फ्लाई होता है ड्रोसोफिला, उसके ऊपर बहुत काम किया है। ठीक है, सो ड्रोसोफिला नाम जो है ना, ये फ्रूट फ्लाई का है। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बुक भी लिखी है ना। चलो ठीक है, उसमें कोई है ना, इसको क्या बोलते हैं, इनका बुक का नाम है बच्चों, ये क्वेश्चन आया था इसीलिए नाम लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, द थ्योरी ऑफ जीन्स। ठीक है, तो ये जो है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भाई साहब जो है T.H. मॉर्गन, इनकी देन है। ठीक, डन। नाउ देखो, इन्होंने भी कुछ टर्म कॉल्स कॉइन किए हैं। जो मॉर्गन भाई साहब है, इन्होंने भी कुछ टर्म बताए हैं। जैसे कैसे टर्म बताए भाई इन्होंने, इन्होंने जो टर्म दिए हैं वो थोड़े अलग है। उन्होंने बताया लिंकेज, ये टर्म है। या तो जैसे कि सेक्स लिंकेज, ये टर्म है। ठीक है, या तो बेटा रिकॉम्बिनेशन, ये वाली जो बात है, ये सब इन्होंने समझाया। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, है ना, या एलिलिक फ्रीक्वेंसी, दिस ये पॉइंट जो है, ये फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स T.H. मॉर्गन भाई साहब है। इन्होंने हम सबको ये दिया है, मतलब इन्होंने सिलेबस और बढ़ा दिया। एनीवे, मुद्दा और आता है बेटा, ये आए बेटा यहाँ पे फादर ऑफ द ह्यूमन जेनेटिक्स। देखो, ह्यूमंस के लेवल पे स्टडी जो है वो कर पाना जेनेटिक्स की बड़ी ही मुश्किल बात होती है, क्योंकि ह्यूमंस को एज ए सैंपल यूज करना आसान नहीं है। ठीक है, ह्यूमंस को हम लोग एज ए सैंपल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि देखो, एक साइंटिस्ट है, वो बेचारा अगर किसी एक कपल को लेता है, किसी फैमिली को भी कंसिडर करता है कि चलो इनके ऊपर प्रयोग करते हैं, तो हो सकता है कि उनकी, है ना, ये सैंपल की जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन आने से पहले ये साइंटिस्ट ही बेटा गायब हो जाए अर्थ से। ठीक है, तो ये देखो, ह्यूमंस के बारे में स्टडी करने के अलग तरीके हैं, जिसमें हम लोग पेडिग्री एनालिसिस वगैरह बोलते हैं। तो ये सब नाटक जो है बताने वाले जो साइंटिस्ट है, उनका नाम है बेटा ए एरोन गैरोड। गैरोड, ठीक है, सो दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ये जो भाई साहब, अरे स्मॉल जी हो गया यार, ऐसे कैसे हो गया, गुस्सा हो जाएंगे भाई साहब, है ना। चलो, सो ए गैरोड। अब ये जो है भाई साहब, इन्होंने बताया, इनकी जो खोज है वो क्या है, उन्होंने सबसे पहले ह्यूमंस में फर्स्ट जेनेटिकल डिसऑर्डर के बारे में बताया। जेनेटिकल डिसऑर्डर या डिजीज आप बोल सकते हो। लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट जेनेटिकल डिसऑर्डर। अब बच्चों, ये फर्स्ट जेनेटिकल डिसऑर्डर कौन सा है बताया इन्होंने, इसको बोलते हैं अल्कैप्टोन यूरिया। अब इसके बारे में समझेंगे, मतलब हमें यहाँ पे बेटा बहुत से अलग अलग जेनेटिकल डिसीजेस के बारे में भी पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो फर्स्ट जेनेटिकल डिसऑर्डर, ये क्लियर है। ज्यादा दिन लगेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत अच्छे से कर लो, ताकि इन्होंने भी बुक लिखी है, ये भाई साहब की बुक है। ठीक है, इनका बुक का नाम है इनबॉर्न एरर्स। ये बहुत अच्छी बुक है, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। सो दिस इज व्हाट द, है ना, ये है कुछ बढ़िया चीज है। इन्होंने एक इनका जो कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है बेटा, इनका कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है।
उनके हिसाब से वन म्यूटेंट मतलब एक जो चेंज होता है जीन में, कोई बदलाव हो गया जीन में, वन म्यूटेंट जीन इज इक्वल टू वन मेटाबॉलिक ब्लॉक, वन मेटाबॉलिक ब्लॉक। ठीक है, ये ब्लॉक है BLOC। ठीक है, सो ये बेटा उनका कंसेप्ट है। मतलब अगर एक म्यूटेंट आ गया, मान लेते हैं, जैसे इसको समझने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, मान लेते बेटा कि ये एक एंजाइम है, लो यहाँ पे अभी ये लेते हैं। देखो ये बेटा ये जीन है, ठीक है, जीन A और G है ना, तो ये जीन B और जीन C है। अब यहाँ पे एक प्रोसेस है, मतलब ये कुछ रॉ प्रोटीन है बेटा, या रॉ मटेरियल है। इस रॉ मटेरियल को बेटा है ना एक ए नाम के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ए नाम का एंजाइम यूज होता है, मतलब ये इस जीन का है। अब ये ए नाम का जो प्रोडक्ट है बेटा बी नाम के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके लिए बी जीन की जरूरत है, और बी से सी नाम का फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है ना, फाइनल एंजाइम बनेगा, जिससे हमारे बॉडी का कुछ फंक्शन डिपेंड होता है। ठीक है, अब ये बेटा सी जीन के वजह से हो रहा है, मतलब ए जीन ए बना देगा, बी जीन बी बना देगा, सी जीन सी बना देगा। नाउ समझ लेते हैं, आपके बॉडी में ए नाम का जीन बढ़िया फंक्शन कर रहा है, सी नाम का जीन बढ़िया फंक्शन कर रहा है, बट बी म्यूटेट हो गया, वो काम ही नहीं कर रहा, तो हो गया ना मेटाबॉलिक ब्लॉक। ये मेटाबॉलिज्म सही ढंग से हो गया, ये भी मेटाबॉलिज्म सही ढंग से हो जाता, बट ये नहीं हो रहा, इसीलिए बेटा ये फाइनल प्रोडक्ट जो है एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होगा और उसकी कमी हो जाएगी, उसका डेफिशिएंट डिसऑर्डर होगा। सो दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये थोड़ा सा नोट्स में सुटेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि बाद में भी ये कंसेप्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि उनके हिसाब से वन जीन म्यूटेशन, एक छोटा सा म्यूटेशन जो है डेफिनेटली एक ब्लॉक के क्रिएट करता है, मेटाबॉलिक ब्लॉक क्रिएट करता है, और उसके वजह से डिसीजेस होते हैं। ठीक है, तो ये रहे बेटा कुछ सादी इंफॉर्मेशन, बड़ी ही सिंपल इंफॉर्मेशन, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं नॉर्मली। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे हम लोग अगर बात करते हैं एक सादी सी बात की, तो यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और हेडिंग होगी बेटा वेरिएशन। ठीक है, देखो सिर्फ इतने ही साइंटिस्ट नहीं है, ये तो फादर ऑफ वाले कैटेगरी में आ गए, बहुत सारे साइंटिस्ट आपको अभी देखने को मिलेंगे, वर्कर्स जो है देखने को मिलेंगे, जो इसमें पूरा रोल प्ले करते हैं डिस्कवरीज में। जैसे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स को फादर ऑफ जेनेटिक्स बनाने वाले दूसरे 3 साइंटिस्ट हैं। ठीक है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरिएशन क्या चीज है। ठीक है, वेरिएशन के बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी बड़ा है ना समय दिया था इस चीज को, चलो इस बार भी बेटा हम लोग देखें यहाँ पे क्या है। देखो ऑब्वियसली ये डिफरेंसेस है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसको बहुत बड़े ध्यान से समझना। ये देखो ये डिफरेंसेस है, क्या डिफरेंसेस है, दैट एग्जिस्ट अमॉन्ग, फिर से वही डेफिनेशन है, दैट एग्जिस्ट अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज। ठीक है, देखो एक ही स्पीसीज है, तो एक स्पीसीज में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो एक्चुअली एक स्पीसीज इसीलिए है क्योंकि वो रिप्रोडक्टिवली है ना सिमिलर है, नॉट दे आर नॉट आइसोलेटेड। तो यहाँ पे ये पॉइंट है कि उस पॉपुलेशन में रहने वाले जितने भी इंडिविजुअल है सब में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम लोग 1000 ह्यूमन बींग्स देखेंगे, तो 1000 ह्यूमन बींग्स में हो सकता है, अब बड़ा ध्यान से सुनना जो अभी मैं केस बता रहा हूँ आपको। मान लेते हैं बच्चों आपको हम लोगों ने एक सर्वे पे भेजा, और सर्वे पे भेजा, आपको एक शर्त रखी कि आप सिर्फ 1000 लोगों की स्टडी करोगे, और क्या देखोगे, तो उनकी आंखों में देखना है, ज्यादा देर नहीं देखना, नहीं तो कुछ हो जाएगा। ठीक है, बट देखो बेटा अच्छे से देखना है। अच्छे से क्यों देखना है, क्योंकि उनकी आंखों का कलर आपको पता करना है। ठीक, तो देखो बहुत सिंपल है, अभी देखो कलर चेंज करना है, अभी उनके इमोशंस को नहीं समझना है, सिर्फ कलर चेक करना है। ठीक है, अगर आप मेरे प्यारे बच्चों अगर आप कलर देखोगे तो आपको पता क्या चलेगा कि 70% जो लोग हैं आउट ऑफ 1000 पीपल, सबकी ब्लैक कलर की आईज है। ये पहला आपका ऑब्जर्वेशन होगा, आप भी शॉक हो जाओ, अरे सबकी आंखें ब्लैक है ना, देन वो क्या फेयर एंड लवली लगाएंगे आंखों को, नहीं।
तो देखो मुद्दा ये है कि बाकी लोग जो है उनकी आंखों को ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई 10% लोग हैं जिनकी आंखें ब्राउन कलर की है, तो हो गया 80% कवर हो गया। या मान लेते बेटा 15% लोग हैं जिनकी आंखें, मतलब 70% लोग ब्लैक कलर वाले और बेटा 15% लोग ब्राउन कलर वाले। एंड देन यू विल फाइंड आउट कि नहीं बहुत और भी अलग अलग कलर है, किसी का गोल्डन कलर है, कोई है ऐसा है। तो you will find lot of different colors of the eye in that same population. Okay, okay, तो ये क्या हो गया, एक ही स्पीसीज में वेरिएशन आपको दिखाई दे रहा है। सेम स्पीसीज है ना, लोग ये ना इंसान ही देखे आपने, तो सेम स्पीसीज में आपको आई कलर के वेरिएशन दिखाई दे रहे हैं। अच्छा मैं एक बात पूछता हूँ आपको, आप इनमें से किसको वाइल्ड टाइप बोलोगे, जो डोमिनेंट टाइप बोलोगे, बताओ। जितने आपने आई कलर देखे आपके ऑब्जर्वेशन में, आप जैसे वापस आओगे बताओ, मैं बोलूंगा बताओ इनमें से वाइल्ड टाइप कौन है। वाइल्ड टाइप मतलब जो सबसे ज्यादा डोमिनेंटली या प्रीडोमिनेंटली जिस पॉपुलेशन में दिखाई देता है, ऑब्वियसली बेटा ब्लैक कलर। आपको समझ में आती है। तो क्योंकि इस ब्लैक कलर की ये जो अलील है इसकी फ्रीक्वेंसी उस पॉपुलेशन में ज्यादा दिखाई देती है। तो आपने वर्ड क्या देखो, टेक्निकल वर्ड क्या देखो, मोर एलेलिक फ्रीक्वेंसी। क्या बात है, देखो ये सारे अलील है ना, ब्लैक ब्लू ब्राउन, ये सब अलील है आई कलर वाले जीन के। अब ये लास्ट क्लास में मैंने समझाया बेटा, आई कलर जीन के वेरिएशंस को मैं अलील आज भी बताऊंगा, आज भी बताऊंगा। ठीक है, तो जीन के वेरिएशन अलील है, तो मैंने कहा सबसे ज्यादा एलिलिक फ्रीक्वेंसी किसकी है भाई सब में, तो आप बोलोगे सर ब्लैक कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिखाई देती है। तो हो गया ना एलिलिक फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट आपके दिमाग में सबकॉन्शियस में आ रहा है। तो ये मिटा देता हूँ, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा इधर है ना, चलो देख लेते, ये तो एग्जाम्पल था समझाने के लिए। सो नाउ यू हैव दैट, ओके, आपको पता हो गया। अब ये डिफरेंसेस कैसे हो सकते हैं, अब डिफरेंसेस जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, सॉरी ठीक है, डिफरेंसेस जो हम लोग बात कर रहे हैं दैट एग्जिस्ट अमंग, तो ये डिफरेंसेस कैसे हो सकते हैं, क्या बोलेंगे, मतलब सपोज अगर मैं ये डिफरेंसेस के बारे में बात करता हूं, देखो अगर हम डिफरेंसेस के बारे में बात करते बच्चों, दैट एग्जिस्ट उनको कहते हैं दे मे बी, द डिफरेंसेस मे बी कैसे हो सकते हैं, दे कैन बी मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, या तो बेटा एनाटॉमिकल, काट के देख लो उनको, ठीक है, प्लांट्स हो है ना, बाकी एनिमल्स हो, आपको एनाटॉमिकल अंदर से भी डिफरेंसेस देखेंगे, या तो बेटा फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, किसी को रात में नींद नहीं आती, किसी को दिन में नींद आती है, बायोलॉजिकल क्लॉक डिफर करता है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, सो फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस आपको देखने को मिलती है, सेलुलर डिफरेंसेस आपको देखने को मिलती है, और सबसे खास बात बेटा एनिमल्स में आपको ये वाला डिफरेंस देखने को मिलता है, बिहेवियरल डिफरेंसेस। ठीक है, आप बोलोगे ये क्या है सर, ये तो जेनेटिकल, हाँ इस पे भी जीन्स है, जेनेटिकल इम्पैक्ट होता है, डेफिनेटली होता है, आप देख सकते हो। मैं आपको सादी भाषा में समझा, जिसको बेटा पित्त की बीमारी होती है, एसिडिटी, वो देखो हमेशा चिड़चिड़ करेगा, है ना, मतलब उसकी चिड़चिड़ जो है वो जो एक्सटर्नल फैक्टर से कम और इंटरनली उसकी ज्यादा है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल नॉर्मल है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि एवरीथिंग इज नॉट सुपरफिशियल। ठीक है, सो बढ़िया है, यहाँ देखो, तो मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, बिहेवियरल, अलग अलग प्रकार के बेटा डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, हर एक इंसान में अलग अलग प्रकार का बेटा, मैं आपको बता दूं, लोग तो बोलते हैं कि मैं वैक्सीन नहीं लूंगा, ये होता है वो न्यूज, और अरे यहाँ तो भिंडी की सब्जी की एलर्जी होने वाले जिंदा लोग हैं, जिनको आप भिंडी की सब्जी खिला दो, अरे बाप रे उसको एलर्जी हो जाती है, वो खाता ही नहीं कभी जिंदगी में, है ना। सो देखो ये तो वैक्सीन है ना, पीपल विल, है ना, क्योंकि वो फिजियोलॉजिकली थोड़े थोड़े अलग होते हैं, तो बेटा डेफिनेटली हमको तो लगता है, हमें ये बताया जाता है कि देखो पेनिसिलिन डिस्कवरी वाज वेरी ग्रेट, दे गॉट नोबेल प्राइज एंड दिस एंड दैट, बट पता है ये जिन सैनिकों को बेटा पेनिसिलिन दिया था उसमें से बहुत सारे बेटा पेनिसिलिन की वजह से मर गए। वाई, बिकॉज देखो पेनिसिलिन एनाफिलेटिक शॉक क्रिएट करता है ना, ऐसी एलर्जिक रिएक्शन होती है जिससे बॉडी रिकवर नहीं हो सकती, एलर्जिक रिएक्शन। सो देयर आर सम इंडिविजुअल्स, सो बेटा याद रखो जब भी आप डॉक्टर बनोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो देखो डॉक्टर हमेशा प्रैक्टिस ही करता है, सही बात है, तो आप करोगे तो ये ध्यान रखना कि हर इंडिविजुअल एक अलग केस है भाई,
सबको एक जैसा मत देख लेना, है ना। सादी क्रोसिन की गोली भी है ना किसी के लिए डेंजरस हो सकती है, सो डिफर करता है। ओके, नाउ यहाँ देखो हम लोगों को ये डेफिनेटली समझना है कि वेरिएशन जो है वो हमेशा प्रेजेंट होगा ही। अगर आप पॉपुलेशन देखोगे तो वेरिएशंस आर ऑलवेज देयर, ऑलवेज, है ना, वेरिएशंस आर ऑलवेज द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, वेरिएशंस आर ऑलवेज प्रेजेंट। इसका क्या मतलब है ना, मैं आपको ये समझा देता हूँ। ठीक है, दैट इज मीन्स ये जो है इसेंशियल चीज है भाई, दिस इज इसेंशियल। व्हाई, व्हाट इज द मीनिंग? देखो हम लोग ये मानते हैं, जैसे कि डार्विन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो डार्विन ने बताया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। भाई पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ठीक है तू बोल रहा है, बट ये फिटेस्ट आया कहाँ से? फिटेस्ट कहाँ से आया? फिटेस्ट जो भी है वो एक वेरिएशन है, मतलब पॉपुलेशन में वेरिएशन पहले से एग्जिस्ट करते हैं। आप उसको बेटा वेरिएशन ला नहीं सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग द वेरिएशंस। द वेरिएशंस आर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द पॉपुलेशन। और अगर ये वेरिएशन है, 10 प्रकार के वेरिएशन है, उसमें से एक आधा बेटा टिक जाएगा और बाकी सारे जो कमजोर वेरिएशन है, जो एनवायरनमेंट को सूट नहीं कर पा रहे, वो वेरिएशन धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो ये बात तो हमेशा याद रखना है कि वेरिएशन, है ना, जो है सर्वाइवल या सबसे बढ़िया फेवरेबल वेरिएशन जो वर्ड डार्विन यूज करता है, तो वो इतना बोलता है कि पहले से ही वेरिएशन अवेलेबल है, उसमें से जो अच्छा है वो टिकेगा। वो ये नहीं बता रहा कि वेरिएशन आया कहाँ से। सो दैट इज व्हाट द केस वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो वेरिएशंस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन, वो हमेशा होते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। विल अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे होगा। ठीक है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि इट इज द रॉ मटेरियल। वेरिएशन क्या है बेटा? इट इज द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। तो बेटा जो इवोल्यूशन होता है उसके लिए ये वेरिएशन जो होते हैं ये रॉ मटेरियल है, ये नहीं होगा तो इवोल्यूशन भी नहीं होगा। तो चलो बात करते बेटा कौन कौन से टाइप के वेरिएशन है। ठीक है, जैसे देखो पहला जो टाइप है उसको हम लोग बोलेंगे, अब ये बड़े ध्यान से समझना चाहिए। देखो पहला टाइप है मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सोमैटिक वेरिएशन। सोमैटिक, ठीक है, ऐसा वर्ड हम लोग या वेरिएशन बोलते हैं, या इसको बोलेंगे सोमैटोजेनिक वेरिएशन। सोमैटोजेनिक वेरिएशन, ठीक है। सो दिस इज द टर्मिनोलॉजी। अब ये वेरिएशन जो होते हैं इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो पहला तो मुद्दा आता है बेटा ये कहाँ होंगे। पहला मुद्दा आता है कि दे अकर इन सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल मतलब हमारे जो भी बॉडी के सेल है उनमें, ठीक है, दे अकर इन सोमैटिक सेल। सिंपल। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये जो है ये बहुत बड़े वेरिएशन होते हैं, है ना, एंड सिग्निफिकेंट, दिखाई पड़ते हैं, सिग्निफिकेंट, ठीक है। दूसरा, बट इसकी, है ना, सबसे वर्स्ट चीज ये है कि बेटा ये नॉन इनहेरिटेबल है, क्योंकि ये इंडिविजुअल के लिए लिमिटेड है। तो वे बेटा डेफिनेटली इसका जो है रोल नहीं है, नो रोल इन इवोल्यूशन। इसका इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इनहेरिट ही नहीं होता। आपने कुछ पढ़ लिया, आपने कुछ सीख लिया, आपके अंदर कुछ बदलाव आए, ठीक है, तो बेटा ये जरूरी नहीं कि वो आपके जनरेशन में, आगे आने वाले जनरेशन में पहुंच जाएगा, ये नहीं जाएगा। क्योंकि ये लर्न फैक्टर्स है जो आपने, है ना, ये जो चीजें हैं दिस आर एक्चुअली, ये कब प्रोड्यूस होते हैं? दे प्रोड्यूस आफ्टर बर्थ। ठीक है, ये वेरिएशन बेटा आफ्टर बर्थ, ये जो ट्वीन जो है ना, आइडेंटिकल ट्वीन, इनमें भी ये वेरिएशंस की वजह से वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसेस आफ्टर बर्थ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेटा ये वेरिएशन फिनिश हो जाएंगे, फिनिशेस विथ डेथ, है ना। तो वो है ना, मतलब हमारे गीता में लिखा हुआ है बेटा तुम क्या लाए थे, तुम क्या लेके जाओगे? कुछ नहीं। ठीक है, तुमने सोमैटिक वेरिएशन नहीं लाए थे, ठीक है, तुमने यहाँ पे बनाए, अपने आप पा लिए, और फिर बेटा जब तुम चले जाओगे तो तुम ये खो जाओगे, यहीं पे छोड़ जाओगे। ठीक है, अपने साथ ही चला गया। सो व्हाट इज द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड? प्रोड्यूस आफ्टर बर्थ, फिनिश विद डेथ,
एंड दैट्स इट। ये जो होते हैं इनको हम लोग एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। ये क्या है बेटा? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है, ठीक है। इसका यूज क्या है? इट्स यूज फॉर बेटर सर्वाइवल, है ना, हम लोग सीख लेते हैं। देखो सिंपल है, कोई इंसान जंगल में रहता है तो शिकार करना सीख जाएगा, सही बात है ना। समुंदर के पास में रहता है तो तैरना सीख जाएगा, बड़े बड़े लहरों में तैरना सीख जाएगा। बट बेटा जो इंसान रेगिस्तान में रहता है उसको नहीं पता। सिंपल है बेटा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहेवियरल वेरिएशन खास करके इसमें आते हैं, इसको आप समझना है, ठीक है। सो ये है कुछ पॉइंट जो कि सोमैटिक है, सोमैटोजेनिक है। सोमैटोजेनिक होने की वजह से बेटा वो एक इंडिविजुअल में आते हैं और वहीं रह जाते हैं, और उस इंडिविजुअल्स के खत्म होते ही, समझ रहे हो, कोई वेरिएशन वहीं पे रुक जाते हैं, वो आगे जाएंगे नहीं, ठीक है। तो वैसा इसमें उतना जेनेटिक कोई रोल इनका है नहीं। ऑब्वियसली बेटा जो दूसरा वेरिएशन है, ठीक है, दूसरा जो वेरिएशन है वो आप समझते हो यार वो क्या होना चाहिए, उनको हम लोग बोलते बेटा जर्मिनल वेरिएशन, या तो इनको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोजेनिक, नॉट सोमैटोजेनिक, है ना। इनको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। अच्छा, अब बच्चों अगर ये ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन के बारे में बात करें तो ये तो बहुत ही आसान होते हैं यार। मतलब क्या होता है इनमें बताओ। सबसे पहली चीज, है ना, ये कहाँ से आते हैं भाई? ऑकर इन जर्मिनल सेल, यू नो, जर्मिनल सेल। अभी जैसे कि मेगास्पोर मदर सेल इज अ जर्मिनल सेल, यू नो। अगर उसमें कुछ भी वेरिएशन होगा तो वो डेफिनेटली बेटा गेमेट्स में भी जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होगा, मियोसिस करेगा, तो मेगास्पोर टेट्राएड बनाएगा, बनाएगा ना। या तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में, पीएमसीज में अगर कुछ होता है तो डेफिनेटली बेटा वो माइक्रोस्पोर्स में जाएगा, पोलन ग्रेन में जाएगा, मेल गैमेट में जाएगा। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट। जो जर्मिनल सेल होते हैं, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उनमें अगर कोई वेरिएशन हो, देखो जर्मिनल सेल का मतलब गैमेट नहीं है, हाँ सर ये स्पर्म जर्मिनल सेल नहीं है। जर्मिनल सेल वो सेल है जिनसे बेटा, है ना, जनरेशन आगे बढ़ती होगी, चाहे असेक्सुअली भी क्यों ना हो। जैसे गेम्यूल, जेम्यूल में जितने भी सेल होंगे उससे नया जनरेशन आएगा। अगर उसमें कुछ भी म्यूटेशन हुआ तो बेटा आने वाली जनरेशन थोड़ी बदल जाएगी, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट अपने को रखते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो ऑकर्स इन जर्मिनल सेल। अभी जर्मिनल सेल क्या करते हैं बेटा? जर्मिनल सेल प्रोड्यूसेस द गैमेट, ठीक है। गैमेट्स क्या करेंगे? गैमेट्स यूनियन करके बेटा जाइगोट बना देंगे। मतलब जाइगोट से नया ऑर्गेनिज्म आएगा तो नए ऑर्गेनिज्म में ये डेफिनेटली बेटा ऑटोमेटिक पेरेंट टू, पेरेंट से ना, पेरेंट का जर्मिनल सेल है। और जाइगोट किसका है बेटा? नए ऑफस्प्रिंग का है, न्यू जनरेशन का। ये ओल्ड जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये बेटा न्यू जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो सेल्स है ये बेटा ट्रांसमिटिंग सेल्स है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है। कितना क्लियर है भाई? है कि नहीं? तो क्या बेटा ये नॉन इनहेरिटेबल है क्या? देखो ये वाले जो होते हैं सोमैटिक वेरिएशन, दे आर नॉन इनहेरिटेबल, यस और नो? बट आप यहाँ पे देखोगे तो डेफिनेटली बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड इनहेरिटेबल। मतलब बेटा ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होने वाले कैरेक्टरिस्टिक है इनका बेटा इंपॉर्टेंट। दे हैव द टू प्ले रोल इन इवोल्यूशन, यस दे हैव अ ग्रेट रोल इन इवोल्यूशन, ठीक है। तो जो भी इवोल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं उसमें बेटा जर्मिनल या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन जो है इनका, है ना, कमांडेबल क्या बोलते हैं, रोल होता है, ठीक। तो ये है सादा डिफरेंस बिटवीन दी सोमैटिक, सोमैटोजेनिक वेरिएशन और दूसरा जर्मिनल वेरिएशन। अभी बात खत्म हुई नहीं है। बात ये है कि जर्मिनल वेरिएशन के बेटा दो टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को देखने हैं बेटा टू टाइप्स ऑफ जर्मिनल वेरिएशन, ठीक है। एक्चुअली वैसे
है ना, यहाँ पे अब ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से चीजों को समझना पड़ेगा। दो वेरिएशन क्या है, ठीक है, ये कौन से बेसिस पे होता है, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनहेरिटेंस। क्योंकि देखो ये इनहेरिट तो होते हैं, अब ये देखना है कि ये कैसे इनहेरिट होते हैं, उस बेसिस पे बेटा जर्मिनल या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन है, वो दो टाइप के होंगे। सो पहला जो टाइप होगा वो डेफिनेटली बेटा उसको हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन। अब ये थोड़ा बहुत मैंने लास्ट क्लास में बेटा कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस के बारे में आपको बताया था, यस और नो। आज तो हम लोग है ना नोट्स बना रहे हैं उसके, ये इसका बारे में अगर हम लोग बात करेंगे बेटा, तो सबसे पहला पॉइंट है कि दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेरिएशन, है ना। लेकिन हाथों में कितनी उंगलियां हैं और क्या है, ये तो कॉमन है ना, ये होता ही रहता है। तो दैट इज है ना मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेरिएशन। ये आपको बार बार पॉपुलेशन में दिखाई देंगे, ठीक है। मतलब क्या होगा, अपीयर इन एवरी जनरेशन, आपको हर जनरेशन में, सॉरी, ठीक है, अपीयर इन एवरी जनरेशन, आपको बेटा हर जनरेशन में ये वेरिएशन देखने को मिलेंगे, ठीक है, एवरी जनरेशन में, ठीक है। लॉन्ग फिंगर्स है, छोटे फिंगर है, तो बेटा लॉन्ग फिंगर वाले, पॉइंटेड फिंगर वाले, ठीक है, या तो बेटा जो होते हैं ना ब्लंट एंड फिंगर वाले लोग आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आई कलर के वेरिएशन आपको हर जनरेशन में देखने को मिलेंगे। सो दे अपीयर इन एवरी जनरेशन, एवरी जनरेशन, हर जनरेशन में बेटा आपको ये कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। अब ये जो वेरिएशन होते हैं ये थोड़े थोड़े है ना स्मॉल चेंजेस के साथ में आपको देखने को मिलते हैं, वेरी स्मॉल चेंजेस, ठीक है। एंड स्मॉल चेंजेस ऑन बोथ, बोथ का मतलब क्या है ना, बोथ द मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड में, ठीक है, पॉजिटिव एंड निगेटिव साइड्स ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज कैरेक्टर, ठीक है। तो देखो कोई भी एक एवरेज कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर के आजू बाजू में ये छोटे छोटे वेरिएशंस, छोटे छोटे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लक्चुएशंस, ठीक है। हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, ये फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज वर्ड इज फ्लक्चुएशन, हर जनरेशन में ये वेरिएशन आ रहा है ना। एक कॉमन स्टैंडर्ड बेटा अपने फिंगर का लेंथ और बेटा उसका साइज आपने कंसीडर कर लिया, अब उसके आजू बाजू में थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ आपको फिंगर के साइज और लेंथ आपको देखने को मिलते हैं। आप बोलो बेटा, कुछ पूछना सर चाहते हो? हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब क्या होगा? अभी बताऊंगा ना, अभी आएगा वो कार्यक्रम, ठीक है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब है, साइड्स को रिप्रेजेंट करे, लेफ्ट और राइट भी लिख सकता था मैं, ठीक है। एक 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 हम लोगों ने ये लिखा कि हाँ भैया एक साइड्स है, जैसे कि देखो दे हैव, ये जो वेरिएशन है, दे हैव वेरी है ना, दे हैव इम्पोर्टेंट रोल, इम्पोर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन, ठीक है। एवोल्यूशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यार इनका, दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ सी, ठीक है, देखो इसमें अगर हम लोग ग्राफ अगर बना लेते हैं, इफ वी ड्रॉ लाइक दिस वन, मान लेते हैं कि ये एक कैरेक्टर है, ठीक है, हाइट का, ह्यूमन बीइंग की हाइट, ठीक है। नाउ अगर हम लोग ह्यूमन हाइट के बारे में बात करते हैं, सो हियर इन दिस केस हम लोग मानते हैं कि 5 फीट और 6 इंच वाला जो बंदा है, ठीक है, ये एवरेज हाइट है एक ह्यूमन की, एवरेज हाइट, ये एवरेज हाइट हम लोगों ने ले ली। नाउ कंसिडर दिस इज, आप पॉपुलेशन कंसिडर करो, 1000 का सैंपल ले लो, आपको 5 फीट 6 इंच ये वाली जो हाइट है आपको कॉमनली देखने को मिलेगी। बट बेटा आपको क्या यही हाइट देखने को मिलेगी क्या? यस, आपको यही हाइट देखने को मिलेगी, सबकी हाइट इतनी होती है क्या? नहीं।
तो देयर इज समथिंग कि इससे भी कम हाइट वाले ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे, लेस देन दिस, और इससे भी ज्यादा। तो इसको हम लोगों ने क्या कहा, ये एवरेज हो गया, तो बेटा इधर भी आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है, इधर भी, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा बेल शेप। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बाल देखे 7 फीट वाला भी है, 6 फीट वाला भी है, ऐसे ऐसे, मतलब ये जो है दिस इज एवरेज। और यहाँ पे अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो बेटा डेफिनेटली जब मैं एवरेज से ज्यादा देख रहा हूं तो इसको पॉजिटिव कह दिया, एवरेज से कम दिख रहा हूं तो निगेटिव कह दिया, दैट्स इट, है ना। बट यहाँ पे आपको डेफिनेटली बेटा कंटिन्यूअस वेरिएशन दिखाई दे रहे हैं। हर जनरेशन में आपको हाइट, अगर आप देखो कई भी जनरेशन उठा लो, हर जनरेशन में, एवरी जनरेशन यू विल सी डिफरेंट हाइट्स ऑफ द ह्यूमन, यस और नो, विथ इवन पॉजिटिव नेगेटिव। और देखो वाइल्ड टाइप आपने ढूंढ लिया, अब आपको ये, आपने ये सर्वे कर चुका है, ब्लैक आइज आपने देख लिए हैं, आपने क्या कर लिया, डेफिनेटली आपने एक वाइल्ड टाइप ढूंढ लिया, और क्या हुआ आपको पता चला कि चलो इसको एवरेज मानो। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर सिर्फ अभी हम लोग हाइट के लेवल पे अगर देखें तो आपको क्लियर समझ में आती है बात, एक पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट आपको दिखाई देगा। तो ये है फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन अराउंड एन एवरेज कैरेक्टर, करेक्ट है क्या? यस, ये है कंटिन्यूअस वेरिएशंस मेरे प्यारे बच्चों। आगे इसकी कहानी और है, इसको भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है, देखो डार्विनिज्म जो है इसी के ऊपर बेस्ड है ना, डार्विनिज्म, डार्विन की जो सारे सिद्धांत है बेटा, डार्विनिज्म इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस वेरिएशन, कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन। ठीक है, बट अभी मजेदार बात आएगी, अभी मजेदार बात आएगी। अभी ये जो कंटिन्यूअस वेरिएशन है ना, ये वाला, इसके दो टाइप है ना। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, जर्मिनल वेरिएशन पढ़ रहे हैं, और मैंने कहा कि जर्मिनल वेरिएशन के दो टाइप है, एक है कंटिन्यूअस, एक है डिसकंटिन्यूअस। तो अभी उसमें से हम लोग सिर्फ कंटिन्यूअस ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे ये समझ में आता है कि क्या है दो टाइप, भाई इसके भी दो टाइप है। देखो ये जो कंटिन्यूअस वेरिएशन होते हैं, है ना, ये क्यों आते हैं ये भी हमें समझना है। ये कंटिन्यूअस वेरिएशन आते हैं, इट इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, एंड रैंडम मीटिंग। अब ये वाला कंसेप्ट बेटा मैंने आपको समझाया है कल लास्ट क्लास में, कि अगर कभी भी हम लोग वेरिएशन देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसमें पैकेटिन स्टेज में जो क्रॉसिंग ओवर होता है, और उसके बाद में गेमिट और कपल, ठीक है, उनका जो मेटिंग होता है, गेमिट्स का भी मेटिंग और कपल का, है ना, इनका जो रैंडमली मीटिंग होगा, कोई भी इंडिविजुअल मेल किसी भी इंडिविजुअल फीमेल के साथ में मीटिंग, बायोलॉजिकल मीटिंग पॉसिबल है। ठीक है, ये डिपेंड करता है चांस के ऊपर। सो इट इज ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर। पहली बात तो क्रॉसिंग ओवर में मियोसिस होगा, है ना, क्रोमोसोम, है ना, ये जो है एक्सचेंज करेंगे, एंड देन, है ना, उसके बाद मतलब गैमेट्स अलग अलग प्रकार के बन चुके हैं, और ये गैमेट्स अब अलग अलग गैमेट के साथ में फ्यूज होंगे। तो बेटा दो लेवल, तीन लेवल की बात की थी, इसी की वजह से ये कंटिन्यूअस वेरिएशन जो होते हैं, मतलब जर्मिनल वेरिएशन जो होते हैं, वो आते हैं। ठीक है, नाउ बट इसके टाइप होंगे बेटा, क्या टाइप है इसके, चलो समझ लेते हैं, बड़ा ध्यान से देखो, है ना। टाइप्स क्या है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सटेंटिव। ठीक है, अब ये सब्सटेंटिव का क्या मतलब है? सब्सटेंटिव का मतलब होता है रिलेटेड टू एनी वेरिएशन विच इज रिलेटेड टू चेंजेस इन द अपीयरेंस, रिलेटेड टू द चेंजेस इन अपीयरेंस। ठीक है, अब जो देखो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देखो रिलेटेड टू चेंजेस इन अपीयरेंस, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से समझ में आएगा, चेंज इन शेप और साइज और कलर और हाइट
वेट, ठीक है, एक्सेट्रा। अभी आप देखो बेटा, अगर मैं आई कलर वाली बात कर रहा हूँ तो देखो डेफिनेटली बेटा डिफरेंट डिफरेंट कलर के आईज दिखाई देती है, अलग अलग हाइट दिखाई देती है, तो ये अपीयरेंस का चेंज है। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग सब्सटेंटिव जर्मिनल कंटिन्यूअस वेरिएशन। वाव, है ना, सब्सटेंटिव जर्मिनल कंटिन्यूअस वेरिएशन। दूसरा पॉइंट बताऊंगा तो ये पहला पॉइंट और भी क्लियर होगा। दूसरा पॉइंट क्या है देखो, इसको बोलते बेटा मेरिस्टिक। अभी मेरिस्टिक क्या है इसको समझते हैं। इट इज रिलेटेड टू चेंजेस इन नंबर, रिलेटेड टू चेंजेस इन नंबर। एग्जांपल, जैसे कि बेटा देख लेते हैं, नंबर ऑफ ग्रेन्स, है ना, इन व्हीट, है ना। तो बेटा जो भी आप लोग देखते हैं व्हीट के जो ग्रेन्स बनते हैं, वो अभी हमेशा एक जैसा नंबर ऑफ ग्रेन्स नहीं मिलेंगे, है ना। स्पीसीज टू स्पीसीज, वेराइटी टू वेराइटी वेरी करते हैं, जो उसका जो लोब बनता है इन्फ्लोरेसेंस से, ठीक है, दैट हैव मेनी डिफरेंट नंबर्स ऑफ द ग्रेन्स, यू नो, एक जैसा नंबर नहीं होगा। या तो बेटा नंबर ऑफ टेंटेकल्स इन हाइड्रा। अब ये जो हाइड्रा होते हैं ना, इसके भी बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगे। तो हाइड्रा में एक जैसा नंबर नहीं दे पा रहे, टेंटेकल जो होते हैं उसमें दे हैव अ डिफरेंट नंबर्स ऑफ द टेंटेकल्स। और इवन हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट्स इन अर्थवर्म। तो बेटा बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज है पाई जाती है अर्थवर्म की, तो उनमें जो है डेफिनेटली बेटा जो नंबर होता है वो वेरी करता है, डेफिनेटली वेरी करता है, ठीक है, सेगमेंट्स के बीच में। तो ये वेरिएशन जो है कंटिन्यूअसली देखने को मिलते हैं, मतलब हर पॉपुलेशन में। अगर आप अर्थवर्म का पॉपुलेशन देखोगे तो जितने भी अर्थवर्म है उनके सेगमेंट सबके एक ही नंबर के हो ये जरूरी नहीं है। ऑल्दो हमें ये पढ़ाया जाता है कि इस सेगमेंट में ये मिलता है उतना, वो सेगमेंट में जो बाकी जो पोस्टीरियर सेगमेंट है वो कम ज्यादा होते रहते हैं बेटा। नंबर ऑफ टेंटेकल्स वेरी करते हैं, नंबर ऑफ ग्रेन्स इन वेदर या मतलब राइस या व्हीट और व्हाटएवर में भी, उसमें बेटा डेफिनेटली वेरी करता है। तो ये एक्चुअली हर जनरेशन में ये वेरिएशन आपको नंबर्स में देखने को मिलेगा। सो अगर सिर्फ अपीयरेंस में चेंज है तो उसको हम लोग सब्सटेंटिव वेरिएशन बोलते हैं। जैसे इवन स्किन कलर, ये क्या होगा बता दो। स्किन कलर, स्किन कलर आप ह्यूमन बींग्स का पूरा पॉपुलेशन मुंबई का जमा कर लो, क्या बेटा स्किन कलर सबका सेम होगा कि अलग अलग होगा? डेफिनेटली इट इज अ वेरिएशन, यू विल फाइंड डिफरेंट कलर्स डिफरेंट शेड्स, यस, है कि नहीं। अब अगर आप देखोगे डिफरेंट कलर डिफरेंट शेड दिख रहे हैं तो ये तो कलर का है ना, अपीयरेंस है। तो बेटा ये बताओ ये कौन सा होगा? पहले तो क्योंकि हर जनरेशन में ये कलर आपको दिखाई देते हैं तो ये कंटिन्यूअस वेरिएशन है। कैसा वेरिएशन है? कंटिन्यूअस, हर जनरेशन में दिख रहा है, बराबर है। अब आप ढूंढोगे तो आपको यार ये अपीयरेंस वाला दिखाएगा, तो इसलिए सब्सटेंटिव कंटिन्यूअस वेरिएशन है। इज इट क्लियर? है ना, ये क्या है? सब्सटेंटिव कंटिन्यूअस वेरिएशन है, पक्का। अभी देखते हैं किसी इंसान को, अगर आप देखोगे वो, आप देखो थोड़ा सिंपल ऑब्जर्व करना कि कुछ लोग होते हैं जिनके सर के ऊपर बहुत घने बाल आते हैं। इफ यू काउंट द नंबर ऑफ हेयर ना, है ना, इफ यू काउंट द नंबर ऑफ हेयर, व्हाट इट इज अ मेरिस्टिक, है ना। हर पॉपुलेशन में बेटा आपको इतने इंडिविजुअल मिलेंगे जिनके हर एक का बेटा, किसी को बहुत पतले हेयर आते हैं, बहुत कम होते हैं, और किसी को बहुत ज्यादा, ठीक है। तो नंबर जो है डेफिनेटली ये बताएगा, बट यू नो अगर आप देखोगे तो किसी लोगों के हेयर बेटा कर्ली है और किसी के स्ट्रेट है, तो ये क्या है बेटा? ये अपीयरेंस है। The number of hairs, if you count, it is a meristic continuous variation. But if you see it is a straight or curly, then it is a substantive. Are you sure? अरे समझ रहे हो क्या? है ना, substantive variation है। Done. ठीक है, अब मैंने बता दिया यार ये वेरिएशन आते क्यों है।
ये वेरिएशन डेफिनेटली बेटा मियोसिस से आते हैं, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर से आते हैं, रैंडम मेटिंग से आते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल और सिंपल सा पॉइंट है। सो लेट्स मूव अहेड। इसके बाद में मैंने यहाँ तो अभी हम लोग सिर्फ कंटिन्यूअस वेरिएशन के बारे में बात की बच्चों, ऑब्वियसली है ना। यहाँ पे ये देखो कंटिन्यूअस, अब हम लोग देखेंगे डेफिनेटली बेटा जो सेकंड मुद्दा है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको है ना स्मॉल ए लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे लेते हैं, ये देखो स्मॉल बी। हाँ बोलो ना, पूछो। सर अगर मतलब नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट्स बढ़ गए तो फिर साइज भी तो चेंज हो जाएगा ना, तो फिर वो किस में आएगा? क्या क्या? हाँ साइज बढ़ा है मतलब अगर अपीयरेंस बढ़ाना यार, अपीयरेंस। आप क्या देखते नंबर हो, ऑफ ना ना आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या देखना चाहते हो आप, दिस इज है ना, इसी हिसाब से बेटा हम सोचते हैं, है ना। इसका एक बढ़िया एग्जांपल मैं मेंडल के इसमें दे दूंगा बाद में, ये याद रखना राइट, सब लोग याद रखो। ये जो क्वेश्चन है ना, इसका ये नहीं है कि आप कैरेक्टर क्या है, ये जरूरी है कि एज ए साइंटिस्ट आप क्या देख रहे हो, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन अर्थवर्म में नहीं किए हैं, ये क्लासिफिकेशन मैंने किए हैं एक ह्यूमन ने, टू अंडरस्टैंड दीज ऑल वेरिएशंस। सो मेरा नजरिया क्या है, मैं अपीयरेंस देखता हूं तो क्या होगा, यस और नो? यस। हाँ ठीक है, मैं अपीयरेंस देखूंगा तो सब्सटेंटिव है, मैं नंबर काउंट करूंगा तो मेरिस्टिक है, दैट्स इट। ओके, तो ये देखो सादी लॉजिक है। अभी यहाँ पे एक और वेरिएशन का टाइप आएगा कंटिन्यूअस के बाद में, जो बड़ा टाइप है बेटा डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। अभी यार देखो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को जब भी आप लोग पढ़ोगे तो इसमें भी आपको ये समझ में आना चाहिए पहला मुद्दा कि ये जो वेरिएशंस होते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, दे आर रेयर, कॉमन नहीं। आप डिफरेंस देखो, ये कैसा है बेटा, कंटिन्यूअस हमेशा पाए जाएंगे। उस दिन मैंने बताया अचानक से एक बच्चा पैदा हुआ जिसको पूछ है, टेल, तो बेटा ये रेयर है ना, पेपर में न्यूज आ जाती है, बड़े बड़े हेडलाइन आ जाती है, बच्चा पैदा हुआ है, पूछ है, चलो उसको पूछने जाते हैं, पूछ है क्या, ठीक है। सो बेटा ये सिंपल है, पक्का। सो द पॉइंट इज कि है ना रेयर है बेटा, ये रेयर होता है एकदम से, है ना सडनली अपीयर होता है ना, ये फ्लक्चुएशन वाला कार्यक्रम नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इट अपीयर सडनली इन एनी जनरेशन, अचानक से किसी जनरेशन में टपक पड़ेगा ये कैरेक्टर। देखो मैं भी हूँ, मतलब ये साबित करेगा कि तुम लोग हो ना, सब लोग है ना, सब पहले पूछ वाले ही थे, ठीक है। और मैं तुम्हें रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूँ, तुम सबको पूछती पहले, ये बताने के लिए वो बार बार आता है बीच में अचानक से। समझ रहे हो ना, हमारी जो बेटा एम्ब्रियो होती है उसमें एक टेल तो होती है, अब वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है जब हम लोग पैदा होते हैं, एक हाथ का रह जाता है। अब क्यों रह गया, मतलब डेफिनेटली बेटा वो वेरिएशन है। अपीयर सडनली इन एनी जनरेशन, सडनली जनरेशन में आ जाएगा यार, उसमें आता है बेटा ये बहुत लार्ज वेरिएशन होता है, अचानक दिखाई देता है, माइन्यूट नहीं है, लार्ज एंड सिग्निफिकेंट है, ठीक है। उसके बाद डेफिनेटली बेटा ये इनहेरिटेबल है यार, क्योंकि देखो ये जर्मिनल वेरिएशन है, ये इनहेरिटेबल है, क्योंकि अगर जेनेटिक चेंज है तो आगे के जनरेशन में ये जाएगा। उसके साथ साथ बेटा ये देखो, ये तो है ना इसका रोल है एवोल्यूशन में, ये एवोल्यूशन में रोल प्ले करता है डेफिनेटली, क्योंकि इनहेरिटेबल है। बट ये होता क्यों है, ये होता क्यों है, ये होता है जैसे ये वाला जो वेरिएशन क्यों होता है, इट ऑकर्स ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, बराबर है। ये जो कंटिन्यूअस वेरिएशन क्रॉसिंग, ये क्यों हो जाते हैं अचानक से, इसको बोलते हैं दे ऑकर ड्यू टू, सॉरी, इट ऑकर्स ड्यू टू, किसके वजह से होता है, म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब सडन चेंज इन जीन। म्यूटेशन का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, इनको हम लोग बोलते हैं बेटा स्पोर्ट्स, या तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्टेशन। सॉल्ट मतलब होता है ना समर सॉल्ट, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट, है ना, यू नो इट। तो बेटा जंपिंग, अचानक से होप करना,
यस, बिकॉज इट अपीयर सडनली। देखो मैंने अभी इसका एक्सप्लेनेशन दिया क्योंकि मुझे पता है इसका आप बोलोगे। देखो टेल सारे ही इंसानों में है, आप में भी थी, मुझ में भी थी, जितने यहाँ बैठे हुए सब में। बट वो डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, मतलब उसका जो जीन है टेल का डिसइंटीग्रेट होने वाला कार्यक्रम वो नहीं कर पाया। आया समझ में क्या? सो इट इज इनहेरिटेबल, है ना। उसमें अचानक से सडन चेंज आया है। क्लियर है क्या? यस। ओके। सो बेटा देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें समझना, है ना। हम लोग डेफिनेटली जर्मिनल वेरिएशन पढ़ रहे हैं, दोनों टाइप हम जर्मिनल वेरिएशन के देख रहे हैं, क्योंकि ये वेरिएशन जर्मिनल है, मतलब ऐसे सेल में आया है पेरेंट के जो आगे की जनरेशन डेवलप करेगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट दी, है ना, जर्मिनल डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। दिस इज वेरी सिंपल, इसको मैं जर्मिनल डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कहता हूँ। बट बेटा इसमें भी दो टाइप है रे। बताओ कौन से दो टाइप होंगे, आपको पता है, यू नो द टू टाइप्स, बताओ क्या होगा। इसमें होता है सब्सटेंटिव, ठीक है, मतलब आपको पता है क्या होता है सब्सटेंटिव, रिलेटेड टू चेंज इन अपीयरेंस, ठीक है, ऐसा भी होता है। दूसरा सेकंड होता है बेटा मेरिस्टिक। मेरिस्टिक भी आप जानते हो, इट इज रिलेटेड टू चेंज इन नंबर। ओके, तो ये है बेटा दो चीजें, दो वेरिएशन इसमें भी आते हैं। नाउ सी, अगर हम लोग ये सब समझते हैं तो अगर हम लोग थोड़े बहुत इसमें एग्जाम्पल देखना शुरू करें, है ना, डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल में अगर हम सब्सटेंटिव के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और मेरिस्टिक के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, सी क्या आपने कभी देखे हैं रिलेटेड टू चेंज, इस वाले इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सो लेट्स रिमूव दिस वन, मेरिस्टिक को इसको हटा देते हैं, और देखो दोनों तो आप समझ गए, आपको पता है। लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स इन दिस केस, है ना, यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि देखो मैंने आपको अभी कभी देखा होगा कि नहीं पता नहीं, इसको बोलते बेटा एनकॉर्न शीप। क्या होता है यार ये जो शीप होती है ना, मतलब उस दिन भी मैंने बताया था कि इनमें एक कैरेक्टर होता है जिसको बोलते हैं शॉर्ट लेग वैरायटी, ठीक है। तो ऐसी शीप पैदा हो जाती है अचानक से, उनके पैर बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे डॉग भी आते हैं एनकॉर्न डॉग, ठीक है। सो दे हैव सडनली बहुत छोटे छोटे लिम्स होते हैं उनके, वो है जिंदा रहते हैं, चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, बट ठीक है, दैट इज इवन आपने ये जरूर देखा होगा मे बी, इनको बोलते बेटा हम लोग हेयरलेस हेयरलेस कैट्स और डॉग्स। तो बेटा ऐसे कैट और डॉग पैदा हो जाते हैं जिनके बॉडी के ऊपर हेयर ही नहीं होता, ठीक है। देखो एंकॉन शिप का मतलब होता है, ये देखो ये है शिप, ठीक है, ये है शिप, ये नॉर्मल बेटा उसके लेंथ है पैरों की, ठीक है, ये बाबा ब्लैक शिप, ठीक है, तो ये है नॉर्मल लेंथ है उसके पैरों के, लॉन्ग लेंथ, ठीक है। बट कभी कभी एक ऐसी शिप पैदा होती है जिसकी बॉडी प्रॉपर है, फुल साइज में है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसके पैर बहुत छोटे छोटे होते हैं, इस तरह से छोटे से लिम्स होते हैं एज कम्पेयर टू दिस, चलते फिरते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें, ठीक है, बस ये छोटे छोटे हाथ पैर ऐसे होते हैं, तो इसको बोलते हैं एनकॉन्शिप। यस, ठीक है, बड़े ही प्यारे से लगते हैं, क्यूट, डॉग में तो बहुत ही क्यूट लगते हैं, एकदम छोटे छोटे पैर होते हैं, ऐसे घूमते रहते घर में, ठीक है। सो एनकॉन्शिप की बेटा कुछ लोगों को बड़े, मतलब जो डॉग्स वगैरह होते हैं उनको घर में लोग रखते हैं। देखो हेयरलेस कैट ये एक एग्जाम्पल है बेटा, इसके अलावा या डॉग्स, या तो बेटा हॉर्नलेस कैटल, हॉर्नलेस कैटल बिना सींग के बेटा पैदा हो जाएंगे, है ना, मतलब है कुछ। या तो होता है बेटा पाए बाल्डनेस, अब ये अपीयरेंस का कैरेक्टर है बेटा, ठीक है, बाल्डनेस इन पैचेस,
है ना, ह्यूमन बींग्स में आपको देखने को ना पैच आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, या तो बेटा एग्जाम्पल हो सकता है ये वाला, ये आपने देखा होगा, ये जैसे मैं लिखूंगा आपको समझ में आ जाएगा, ये सब देखा होगा आपने। इसको बोलते हैं ब्रैकिडक्टिली। डक्टिली मतलब फिंगर्स, है ना। देखो क्या होता है कि जो जैसे इसमें है ना ये, दे हैव वेरी स्मॉल फिंगर्स, स्मॉल फिंगर्स इन ह्यूमंस। देखो सब्सटेंसिव को, आपका क्वेश्चन क्या है यार, हाउ सर, हाउ टू इंटीग्रेट सब्सटेंसिव एंड साइमल्टेनियसली डिफरेंशिएट, क्या है मतलब, थोड़ा सा खुल के पूछो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर करो। देखो ये सारे सब्सटेंसिव है बट डिसकंटिन्यूअस है, ये रेयरली दिखाई देंगे आपको। मतलब ऐसे छोटे पैर वाला जो है डेफिनेटली बेटा आपको देखने को तो नहीं मिलेगा। ठीक है, पाई बाल्डनेस जो होता है अलग प्रकार का, ऐसा बीच में पीछे साइड में बेटा आता है पैच बाल्डनेस, अचानक कहीं से भी। पैटर्न बाल्डनेस अलग होता है, पैटर्न बाल्डनेस जो है बच्चों वो बहुत ही कॉमन आपको देखने को मिलेगा, खास करके मेल्स में। दैट इज अ डिफरेंट, पैटर्न बाल्डनेस इज डिफरेंट। So it's not, है ना, they are not occurring simultaneously, they are occurring obviously in very rarely, yes or no, whatever the, ये क्वेश्चन से मुझे यही लग रहा है साइमल्टेनियसली तो नहीं होते हैं। ठीक है, और दूसरा ये भी आपको समझना है कि सब्सटेंटिव ये जो टाइप है ये दोनों का भी है, कंटिन्यूअस का भी अलग है और डिसकंटिन्यूअस का भी अलग है। यस, पक्का। अगर मैं पैटर्न बाल्डनेस देखता हूं तो बेटा ये अपीयरेंस वाला कैरेक्टर है जो कि कंटिन्यूअस है, मतलब हर जनरेशन में आपको देखने को ही मिलेगा। ठीक है, इसको हमें समझना है। इसका हम लोग आगे ये काम करते हैं क्योंकि बहुत से बच्चों को जम्बलिंग होता है, तो मैं एक ऐसा छोटा मैप बना देता हूं ताकि उसको डिफर कर पाए वो। ठीक है, लेट्स डू दिस वन अगेन। सो ब्रैकिडक्टिली ये क्या है, स्मॉल फिंगर्स इन ह्यूमंस। अब देखो नॉर्मल फिंगर की लेंथ नहीं होती इनके पास में, बहुत छोटे छोटे फिंगर्स होते हैं। सो दैट्स इट। या तो यहाँ पे हम लोग देख ले बेटा, जैसे ये वाला चीज क्या कभी आपने देखी है यार, सिंडक्टिली। हैव यू सीन द सिंडक्टिली? इसमें क्या होता है, फ्यूज्ड फिंगर्स होते हैं। मतलब जो फिंगर्स होते हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, बिल्कुल टूटते ही नहीं, जुड़ते ना, निकलते नहीं है। ठीक है, खास करके ज्यादा केसेस बेटा आपको इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के बीच वाला आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सो दिस आर व्हाट द पॉइंट वी हैव द फ्यूज्ड फिंगर्स इन ह्यूमन। तो दिस आर दी चेंजेस इन अपीयरेंस, इसीलिए ये सब्सटेंटिव है बट बहुत रेयरली आपको हर इंसान में आप ऐसे कैरेक्टर नहीं देखोगे। ठीक है, पॉपुलेशन में बहुत रेयरली ये चीजें आपको देखने को मिलती है। ऑब्वियसली जो सेकंड टाइप है जो हम लोगों ने लिखा था वो है बेटा मेरिस्टिक, है ना। ऑब्वियसली ये किससे रिलेटेड है बेटा, ऑब्वियसली यू नो, है ना, रिलेटेड टू नंबर्स। अभी टू नंबर्स मतलब रिलेटेड टू नंबर मतलब, चलो एक एक आध एग्जांपल लेते हैं, बढ़िया एग्जांपल लेते। देखो ये एग्जांपल है पॉलीडक्टिली का, ये तो आपने जरूर देखा होगा यार। ये रेयर है बट बहुत ज्यादा आपको पता होता है। ठीक है, सारे इंसानों में, 1 लाख इंसानों में कोई एक, या 10,000 इंसानों में कोई एक ऐसा बेटा वो पैदा होगा जिसमें, है ना, पॉलीडक्टिली आपको देखने को मिलती है। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा, है ना, डिजिट और फिंगर। ठीक है, सो फिंगर ही लिखते हैं, आसान रहेगा। ठीक है, अपने ऋतिक भाई साहब जो है उनको बताते हैं, अभी ये एग्जांपल है सबको पता है। सो द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा फिंगर, पक्का। तो ये होता है एक्चुअली, ये देखो ये पॉजिटिव टाइप का है बेटा मेरिस्टिक। पॉजिटिव इसीलिए क्योंकि नंबर बढ़ा दिया, जो एक है ना 5 उंगलियां होनी चाहिए, जस्ट 6 है, इस तरह से।
ठीक है। सो इफ इट इज दैट इट्स कॉल्ड एज द पॉलीडैक्टिली, ये भी रेयर है बट नंबर में वेरी कर रहा है, बराबर है। या तो बेटा देखो होता है किसी किसी इंडिविजुअल में ऐसा भी है ना, प्रेजेंस ऑफ सिंगल किडनी। तो देखो आमतौर पे हम लोग देखते हैं ऑब्वियसली, इवन मेरे एक मतलब कलीग है जो मेरे एलएन एलएन में मेरे साथ थे, उनकी जो बेटी है ना, उनको बेटा वो पैदा हुई है ना तब से ही उसको एक ही किडनी, दो किडनी है ही नहीं। ठीक है। तो देखो मतलब मैंने देखा है, केस देखी है मैंने। ठीक है। सो हैव ओनली सिंगल किडनी। अब ये पॉजिटिव बढ़ा, नंबर बढ़ा कि नंबर घट गया? दो होने चाहिए ना, है ना। सो डेफिनेटली बेटा यहाँ पे आपको आएगा प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल किडनी इन ह्यूमंस, तो इट्स अ नेगेटिव टाइप, नंबर घट गया। सो दिस इज, अभी ये सब में ऐसा होता है क्या? है ना, हाँ, कुछ लोग डोनेट कर देते हैं, चलो मेरे को एक ही किडनी से काम चल जाएगा। तो देखो प्रॉब्लम है नहीं, एक किडनी से भी काम चल रहा है तो प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, इट्स ओके। यस सर। कुछ मेल भी ऐसे होते, दे हैव ओनली वन टेस्टिस यू नो, एंड सो इट इज नेगेटिव यार, करेक्ट है। या तो है ना, सम फीमेल्स आर देयर, दे हैव मोर देन टू मेमोरी ग्लैंड्स। So these are the variations which are actually in numbers. You have to understand this. ठीक है। सो देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनको मैं या तो पॉजिटिव बोलूंगा या तो नेगेटिव बोलूंगा, बिकॉज द नंबर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब ये क्या है? ये सब्सटेंटिव नहीं है, ये अपीयरेंस वाला काम नहीं है, ये है नंबर्स। यस। ठीक है, यहाँ चेंज हो रहा है कलर में, शेप में, साइज में, तो हम लोग बोलते हैं बच्चों सब्सटेंटिव। अगर सिर्फ नंबर्स को आप देखोगे तो इट बिकम्स मेरिस्टिक। हम लोग बोलते हैं ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या मतलब है? मेरिस्टिक मतलब नंबर्स, मर MER, पॉलीमर, मोनोमर, दैट इज व्हाट द नंबर you have to always remember. So that is a MER, here that is the number. Yes, is it clear? है ना। तो ये हो गए बेटा सारे के सारे कार्यक्रम। तो अगर हम लोग इसका मेमोरी मैपिंग कराते हैं, बट इसके मेमोरी मैपिंग से पहले मैं एक चीज यहाँ पे और भी लिख देता हूँ कि देखो हमारे नोट्स में एक्चुअली हमने यहाँ पे ही, मैंने बोलना भूल गया मैं, ये देखो ये जो सोमैटिक वेरिएशन होते हैं बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्यारे बच्चों। ये जो सोमैटिक वेरिएशन होते हैं इसके क्या कारण है? जैसे कि देखो जो जर्मिनल वेरिएशन होते हैं बेटा उसके कारण बता दिए, क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, ये सब चीजें, या म्यूटेशन होगा, है ना। यहाँ पे जो कारण होता है बेटा वो सिंपल है। यहाँ पे कारण है, रीजन क्या है, मेन रीजंस फॉर द सोमैटिक वेरिएशन क्या होते हैं बेटा? ठीक है, इसको बोलते हैं एक तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है, कॉजेस। एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट चेंज होगा इसीलिए नया कैरेक्टर आया, एडजस्ट कर लिया। ठीक है। या तो बेटा यूज एंड डिसयूज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब देखो अगर आप अपने ब्रेन के सेल्स का, ब्रेन के सिनेप्सेस का यूज करते हो तो ब्रेन डेवलप होते चला जाता है, डेवलप होते चला जाता है। बट अगर उसको यूज नहीं करते हो ब्रेन को, ठीक है, मान लो अगर आप दिन भर एक ही काम करते रहोगे तो बाकी जो डेवलपमेंट्स है आपकी नहीं होगी। यस सर नो, है ना। सो दैट यू हैव टू बी फोकस। यस। अब ये जो है लैमार्क जो भाई साहब थे उन्होंने पूरे इवोल्यूशन के लिए लगा दिया, बट ये इवोल्यूशन के लिए नहीं, बट इंडिविजुअल के लिए बिल्कुल सही है ना। अगर आप कोई भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक को प्रॉपरली यूज नहीं करते हो तो बेटा वो है ना डेवलप नहीं होते। ठीक है। या तो ये जो चीजें होती है ये कॉन्शियस एफर्ट से आती है। ठीक है। कॉन्शियस जो एफर्ट्स होते हैं उनको अगर हम लोग लगाएंगे तो डेफिनेटली बेटा यहाँ पे सी होना चाहिए। ठीक है। तो कॉन्शियस एफर्ट जो होते हैं अगर हम लोग इनको लगाते हैं, मतलब सीखते हैं, तो बेटा ये वेरिएशन, सोमैटिक वेरिएशन हमारे अंदर आ सकते हैं। या तो ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट से आ जाएंगे, या तो अगर आप उसको है ना डेलिबरेटली खुद से है ना जानबूझ के उसको सीखोगे, वो है ना वो कैरेक्टर आप पा सकते हो।
So these are the things you have to understand. आपने कभी किसी ट्राइब्स के बारे में सुना होगा, वहाँ की जो फीमेल्स होती है उनकी गर्दन जो है वो नॉर्मल हाइट से ज्यादा होती है, ज्यादा लेंदी होती है। क्या करते हैं वो लोग, बचपन से ही बेटा उनके गले में रिंग्स डालना शुरू करते हैं। जैसे उनकी ग्रोथ होना शुरू, जैसे ही पैदा हो जाते रिंग्स डालते हैं यार, वो ऐसे बोन्स के वाले, ठीक है, एक रिंग डालते हैं, दूसरा रिंग डालते हैं, तीसरा रिंग डालते हैं, तो उनकी जो गर्दन है वो बहुत लंबी हो जाती है। तो नॉर्मल फीमेल की जो गर्दन होती है इतनी है, ठीक है, ये नॉर्मल। और इनकी जो होती है बेटा ये है ना, ये है ना, उनकी जो है ये देखो ये है ना, ये वाला शोल्डर है सेम हाइट और गर्दन इतनी लंबी है। अब ये कैसे हो गई, ये बेटा है ना कॉन्शियस एफर्ट से आई है। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे वो रिंग्स डाल देते हैं यार, वो फटाफट फटाफट, तो ये जो रिंग्स होती है डेफिनेटली बेटा उसको एक्सटेंड कर देती है। नाउ दिस इज फैसिनेटिंग टू सी, क्या है यार ये सब है। सो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत नॉर्मल पॉइंट है जो हमें समझना है, ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गए वेरिएशंस के बारे में, ठीक है। वेरिएशंस के बारे में अगर आपको सही ढंग से समझना है तो डेफिनेटली बेटा इस चीज को सही ढंग से देखो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखना शुरू कर देता हूँ, सी, यहाँ पे लिखता हूँ ताकि वो एक ही पेज पे आ जाए। देखो ये जो है, अगर हम वेरिएशंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली वी आर स्टडिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशन, सही है ना। कौन कौन से है बच्चों, एक है जिसको हम लोगों ने कहा सोमैटिक वेरिएशन और दूसरे को हम लोगों ने कहा जर्मिनल वेरिएशन, सही है ना ये। उसके बाद में ऑब्वियसली सोमैटिक वेरिएशन हमेशा कैसे होते हैं, एक्वायर्ड वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। और जर्मिनल वेरिएशन कैसे होते बेटा, ये डेफिनेटली बेटा एनबॉर्न होते हैं, जेनेटिकल होते हैं, ठीक है। ये कैसे हैं, नॉन इनहेरिटेबल है। और ये कैसे बेटा, दीज आर इनहेरिटेबल। तो ये दो टाइप हो गए। नाउ खत्म बात है, इसके रीजंस क्या है मैंने बता दिए, क्या रीजन है बेटा इसके, ठीक है। रीजन आप लोग जानते हो, एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर है, या तो बच्चों है ना कॉन्शियस एफर्ट्स हम लोग लगाते हैं, वी है ना एफर्ट्स लगाते हैं, या तो यूज एंड डिसयूज, ठीक है। तो ये चीजें हैं बच्चों जो कि इन वेरिएशंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। बट जब भी बेटा ये है जर्मिनल जो कि जिनका रोल भी है, रोल इन इवोल्यूशन, ठीक है, इसको अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली मेरे प्यारे बच्चों इसके दो टाइप आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं आप जानते हो, ठीक है। दो टाइप आपको देखने को मिलते हैं इसके, पक्का, ओके। तो जो पहला टाइप है वो है डेफिनेटली बेटा कंटिन्यूअस वेरिएशन, और दूसरा टाइप क्या है बेटा, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। अब जानते हो यार ये कंटिन्यूअस वेरिएशन जो होते हैं है ना, ये कैसे है बच्चों, कॉमन और ये कैसे बेटा रेयर है ना। इनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फ्लक्चुएशंस कहते हैं, मीन वैल्यू से है ना इधर उधर जाता है। ये क्या होता है बेटा बता ना, ये कैसे होते हैं, है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये म्यूटेशनल, या इनको हम लोग सैल्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सैल्टेशंस, ठीक है, सिंपल है। अब आप जानते हो कि ये क्यों आता है ना, ये डार्विनिज्म को भी बेटा सपोर्ट करता है, कंटिन्यूअस वाला, है ना। इसका रीजन आपको पता हो गया, इसका रीजन तो म्यूटेशन है खुद का, ठीक है भाई। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या आता है बेटा, क्रॉसिंग ओवर एज वेल एज व्हाट द रैंडम मेटिंग, पक्का। तो ये हो गया नॉर्मल। अब देखो डेफिनेटली बेटा इसमें दो टाइप है ना, है कि नहीं, इसमें दो टाइप है, एक है सब्सटेंटिव और दूसरा बेटा मेरिस्टिक। और मजेदार बात है कि इसमें भी वही दो टाइप, सब्सटेंटिव
एंड मेरिस्टिक। ठीक है, सो दिस इज ऑल एंटायर, दैट इज व्हाट द मेमोरी मैप फॉर यू, है ना। ऑब्वियसली सब्सटेंटिव चेंज इन अपीयरेंस, मेरिस्टिक चेंज इन द नंबर, चेंज इन अपीयरेंस, चेंज इन नंबर। ठीक है, सो दिस इज द मैप। सर क्लियर? हाँ बोलो। सर आपने डिसकंटिन्यूअस में ऐसा लिखा था कि ड्यू टू म्यूटेशन, सॉल्टेशन और स्पोर्ट्स, तो उसमें मतलब स्पोर्ट्स का मतलब वही मीनिंग है, क्या, स्पोर्ट्स को क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, मीनिंग नहीं समझा सॉल्टेशन और मीनिंग स्पोर्ट्स। देखो, मीनिंग का मैंने कहा ना, म्यूटेशन, ये पूरा एक पॉइंट जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक अच्छा ओके पूरा मतलब जैसे वेरिएशन को मैंने इतना डिटेल बता रहा हूँ ना, वैसा मैं म्यूटेशन को पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। आप समझो इस पॉइंट को। ओके सर। ठीक है, म्यूटेशन को अभी मैं एक सिंपल टर्म बोल रहा हूँ, वो क्या है? सडन चेंज, अचानक से आ जाता है। ठीक है, जेनेटिक जो सीक्वेंस है, जेनेटिक मेकअप है, उसमें अचानक बदलाव आ जाना, इसको बेटा मैं कहता हूँ। यहाँ तो ये बहुत नॉर्मल पॉइंट है, ये हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो प्यारे बच्चों, यहाँ तक हम लोग आए हैं और ये बहुत आसान है। ये था वेरिएशन। अब हमें एक्चुअली अभी जेनेटिक्स शुरू करना है। अभी तो जेनेटिक्स शुरू किया ही नहीं हम लोगों ने, मतलब अभी तक हम लोगों ने वेरिएशन पढ़ा। अभी हमें पढ़नी हेरिडिटी। हेरिडिटी ही एक्चुअली ओरिजिनल जेनेटिक्स है, क्योंकि वो कैसे होता है, क्यों ट्रांसफर हो रहा है, ये सब हमें देखना है। ठीक है, डेफिनेटली लेटर ऑन वी विल स्टडी अबाउट समथिंग, ये जो हम लोग पॉइंट कह रहे हैं। अब यहाँ जो पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ, उसको बहुत ध्यान से सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सारे पॉइंट हम लोग देखने वाले, वो पूरे चैप्टर में काम आने वाले हैं, वन बाय वन, वन बाय वन। ठीक है, तो ये तो वेरिएशन के बारे में हो गया। इसमें कोई डाउट है आपको? समझ में आता है सबको? डिफरेंशिएट कर पाते हो? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर। चलो बढ़िया है। तो देखो आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। अब इन नोट्स को आगे बढ़ाते हैं। देखो ऑब्वियसली अब मैं फोकस करूंगा वेरिएशन, क्योंकि देखो जेनेटिक्स में स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन है। तो पहले मेरे वेरिएशन बता दिए, अलग अलग प्रकार के वेरिएशन होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों हेरिडिटी के बारे में। ना हो बेटा, देखो हेरिडिटी जो भी होती है, उसको अगर हम लोग देखें, एक मिनट, ये क्या है, इधर आए चाहिए। ठीक है, तो ये जो है बेटा हेरिडिटी जो है, डेफिनेटली इसमें अगर हम लोग देखेंगे, एक सिंपल सा पॉइंट है ना, हमें देखने हैं ये चीज, देखना सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सम, है ना, जेनेटिकल टर्म्स, कुछ जेनेटिकल टर्म्स हमको पढ़ने हैं। सबसे पहला टर्म है बेटा, इसको नंबर 1 देते हैं। पहला टर्म है कैरेक्टर। वैसे भी हमने देखा है कैरेक्टर क्या होता है। नाउ सी, इट इज ए मेजर significant morphological or physiological expression। ठीक है, सो डेफिनेटली है ना, और क्यों आ रहा है फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, है ना। एग्जाम्पल हाइट और कलर। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट द कैरेक्टर, इसको बोलते हैं कैरेक्टर। बट इसके बाद में जो टर्म आता है वो है बेटा ट्रेट। मैंने डिफरेंशिएट कराया था
कि कैरेक्टर के जो भी वेरिएशंस हमको देखने को मिलते हैं उनको हम लोग ट्रेट कहते हैं। यस और नो, लास्ट क्लास में बताया था, है ना। जैसे हाइट के दो ट्रेट बताए पी प्लांट के, वो है टॉल और डॉर्फ, है ना। सो ट्रेट क्या होगा बेटा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, देखो एक ही कैरेक्टर के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उनको हम लोग ट्रेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बेटा टॉल और डॉर्फ, ठीक है, ये जो है दीज आर द ट्रेट्स ऑफ द कैरेक्टर हाइट। ये जो हाइट है कैरेक्टर उसके बेटा ये दो एग्जाम्पल है बेटा, ट्रेट है। क्लियर। अभी देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स आर यूज्ड एज अ सिनोनिमस फॉर वन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, है ना, कैरेक्टर और ट्रेट एक ही है। जैसे कि मैं कहता हूँ एक ही मैंने पी प्लांट उठा लिया, सिंगल पी प्लांट, बाकी मैंने भूल गया दूसरों को। अब या तो देखो वो पी प्लांट टॉल है या डॉर्फ है, तो बोलोगे ये टॉल है, इसकी हाइट ज्यादा है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द सिंपल थिंग। अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म के बारे में ये बोलता हूँ तो ट्रेट और कैरेक्टर एक ही चीज है। बट अगर आप पॉपुलेशंस में देखते हैं, व्हेन यू सी द पॉपुलेशन, इफ यू कंपेयर ऑल द डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, तो बेटा आपको कैरेक्टर और ट्रेट में डिफर करता आएगा। आया समझ में? यस और नो? ठीक है, अब चाहो तो लिख सकते हो ये पॉइंट, नहीं भी लिखा तो इतना कोई बड़ा इश्यू वाला कार्यक्रम नहीं है। बट ये समझो कि है ना, कैरेक्टर एंड ट्रेट आर यूज्ड एज सिनोनिमस फॉर वन पर्टिकुलर, एक सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए ये दोनों एक ही चीज है। अदरवाइज फॉर पॉपुलेशन ये सब बेटा वेरी करता है। लेट्स राइट डाउन द थर्ड वन। तीसरी चीज है बेटा जीन। अब ये यार इसको समझाया था मैंने, बट इसको लिखना पड़ेगा। जीन जो है ये टर्म दिया था, है ना, दिस टर्म is given by जॉनसन। तो जॉनसन नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने एक्चुअली ये टर्म बेटा हमें दिया है। ठीक है, कौन सा? या तो देखो है ना, ये जो है मेंडल जो थे, मेंडल कॉल्ड इट फैक्टर। इसको बेटा वो फैक्टर बोलता था, उसको नहीं पता था क्या चीज है अंदर, तो बोलता जो भी अंदर है उसको फैक्टर बोला, द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, जीनोटाइप के लिए फैक्टर। या वो बोलता था एलिमेंटी, एलिमेंटी ऐसा बोलता था, या तो डिटर्मिनेंट ऐसा बोलता था, वो डिटर्मिनेंट ये भी वर्ड है। ठीक है, तो ये भाई साहब जो थे हमारे मेंडल, इनके हिसाब से जीन को वो फैक्टर या डिटर्मिनेंट या एलिमेंटी ऐसा कुछ वर्ड वो यूज करते थे। ठीक है, सो व्हाट इज एक्चुअली जीन, ये यहाँ पे जीन क्या है? जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जब हम लोग जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं तो जीन विल बी यूनिट। ठीक है, सो जीन इज व्हाट द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस व्हिच कैन बी, है ना, व्हिच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, ठीक है, ऑब्वियसली इट्स वेरी सिंपल। बट ये कैसे जाएगा? थ्रू, कैसे जाएगा बेटा? थ्रू गैमेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैमेट जब भी जीन ट्रांसफर हो रहे हैं बेटा, वो गैमेट्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, है ना। या तो देखो हम लोग ये बोल रहे हैं कि गैमेट्स भी नहीं बनाएगा, अगर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है तो गैमेट्स बनाएगा। ठीक है, एंड ये भी करेगा, रेगुलेट भी करेगा। क्या करेगा बेटा? इट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर्स। जीन वो यूनिट है जो एक्चुअली किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को बेटा एक्सप्रेस एंड रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली कैन बी एलैबोरेटिव डेफिनेशन ऑफ जीन। ठीक है, इसके छोटी डेफिनेशन या कंसेप्चुअल लेवल पे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो
हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मॉलिक्यूलर लेवल का यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सी, केमिकल नेचर ऑफ जीन इज डीएनए। अगर आप बोलोगे सर केमिकली ये क्या है, मतलब क्या चीज हो सकती है जो कि जीन जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो बेटा आप देखो, केमिकल नेचर ऑफ जीन इज डीएनए। इज इट क्लियर? यस, है ना। डीएनए का सेगमेंट होता है ना, जीन क्या होता है बेटा, डीएनए का सेगमेंट है। तो ये लास्ट क्लास में हमने देखा था, बिल्कुल सिंपल है। सो जीन इज द केमिकल नेचर ऑफ द, है ना, जो भी है डीएनए, सॉरी, जीन का केमिकल नेचर जो है वो डीएनए है। इट्स सिंपल। यस, नाउ सी देयर इज दिस पॉइंट, जीन इज अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या है बेटा, देख लो, जीन इज द स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए। देखो ये डीएनए का बेटा स्पेसिफिक सेगमेंट है। जीन इज द स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए विच generally forms आरएनए। देखो डीएनए से आरएनए बनता है, ये बात को याद रखना है। एंड आरएनए से बाद में बन जाता है बेटा प्रोटीन, ठीक है, विच फाइनली प्रोड्यूस कैरेक्टर। प्रोटीन ही बेटा एंजाइम्स होते हैं, या तो वो स्ट्रक्चरली कैरेक्टर कुछ करेगा, या तो बेटा फंक्शनली कुछ रोल प्ले करेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट, क्योंकि जो भी प्रोटीन्स होते हैं बहुत इसेंशियल चीज है हमारे किसी भी स्ट्रक्चर और फंक्शन का। तो अगर प्रोटीन्स बने, ठीक है, तो वो क्यों बनेंगे, दे विल मेड फ्रॉम द आरएनए। आरएनए बनेंगे तो आरएनए कहां से बनेंगे, दे विल मेड फ्रॉम द पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द डीएनए। दैट्स इट, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मतलब इंसुलिन इज अ प्रोटीन, इंसुलिन प्रोटीन इज मेड फ्रॉम द एमआरएनए, एंड दिस एमआरएनए इज मेड फ्रॉम द पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। उसी सेगमेंट ऑफ डीएनए को मैं जीन ऑफ इंसुलिन कहूंगा। क्या कहूंगा मैं, जीन ऑफ इंसुलिन कहूंगा। जैसे कि ये देखो, ये है वो प्रोटीन, इसको बेटा मैंने कहा इंसुलिन। इंसुलिन तो प्रोटीन है। अब ये आया कि ये बना कैसे, तो आप बोलोगे सर ये एमआरएनए से बना है, एक मैसेंजर है जिसने इंफॉर्मेशन लाई कि ऐसा ऐसा ये प्रोटीन बना दो, तो ये एमआरएनए। फिर आया, ये एमआरएनए कहाँ से आया, सर ये जो पूरा डीएनए है ना, इस डीएनए के ऊपर यहाँ से लेकर का यहाँ से इतना सेगमेंट है ना, इसमें इंफॉर्मेशन है इस एमआरएनए को बनाने की, और उसके बाद इसको प्रोटीन को बनाने। तो ये हो जाएगा बेटा जीन ऑफ इंसुलिन। वाई, बिकॉज इसी सेगमेंट ने, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो सेगमेंट ने ये तय किया कि ये एमआरएनए बनना चाहिए, और इस एमआरएनए फिर ये प्रोटीन बना दिया। तो मैं कहता हूं दिस सेगमेंट ऑफ द डीएनए इज द जीन ऑफ इंसुलिन, बिकॉज दिस सेगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस इंसुलिन। मान लेते हैं अब सारे बच्चे यहाँ पे हैं, आपको समझना है। मैंने कहा कि ये जो जीन ऑफ इंसुलिन है इसके सीक्वेंस में कुछ गड़बड़ी हो गई, तो बेटा क्या नॉर्मल एमआरएनए बनेगा, क्या नहीं बनेगा। और अगर नॉर्मल एमआरएनए नहीं बना, प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए नहीं बना, तो प्रॉपर इंसुलिन बनेगा, क्या नहीं बनेगा। तो बेटा ऑब्वियसली उस इंसान में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हुई है। अब आप बोलोगे सर इसमें इंसुलिन डेफिशिएंसी क्यों हुई, आंसर है बिकॉज इसके डीएनए में जो इंसुलिन का जीन है उसमें कुछ चेंज हुआ है। आए बात समझ में, इसको म्यूटेशन बोलते हैं। चेंज हुआ ना, म्यूटेशन। नॉर्मल रहा तो अच्छा नॉर्मल है। अरे क्लियर है, यस सर। ये बात को समझो, है ना। ये एकदम पिन पॉइंट बताया मैंने, पिन पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर कट बात क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चों, जीन इज अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए, है ना, विच जनरली फॉर्म्स आरएनए एंड प्रोटीन, एंड दिस प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कलर ही बदल देता हूँ। ऑल जीन्स, देखो, all genes are DNA, but all DNA
आर नॉट जीन। अरे ये क्या है? ठीक है, ये स्टेटमेंट सुनो आप, ऑल जीन्स आर डीएनए बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन। नाउ दिस इज वेरी सिंपल। होता क्या है, अगर मैं एंटायर ऐसे डीएनए को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये देखो ये एंटायर डीएनए बेटा, ये एक बहुत लेंदी डीएनए है, इस एंड से इस एंड तक ऐसे हम लोगों ने डीएनए बना लिया, दिस इज अ डीएनए, ठीक है, मान लेते हैं यार, है ना, ये देखो ये है डीएनए। अब हमने देखा कि डीएनए का इनिशियल लेयर जो एरिया है ये वाला, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया कुछ एक पर्टिकुलर एमआरएनए बनाता है, कुछ एक प्रोटीन बनाता है। यहाँ तक का एरिया छोड़ दो, और ये वाला एरिया फिर से बेटा एक पर्टिकुलर एमआरएनए बनाता है, एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता है। ये वाला एरिया छोड़ दो, और ये वाला जो है बेटा, है ना, दिस इस पर्टिकुलर एमआरएनए बनाता है पर्टिकुलर, मतलब आपको दिखाई देगा कि इसमें इस सेगमेंट में ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ऑफ डीएनए कुछ नहीं कर रहा, वेस्ट है। समझ रहे हो, कुछ काम का नहीं है, बस डीएनए है, बट ये जरूरी नहीं कि वो जीन हो। बट बेटा ये जीन है ना, ये जीन है, ठीक है। सो इफ दिस इज अ जीन, ये वाला जो पोर्शन ग्रीन पोर्शन है ये जीन है ना, ये वाला जो ग्रीन पोर्शन है ये जीन है, क्योंकि ये एमआरएनए बना रहा है, ये भी बेटा इतना पोर्शन जीन है। तो जीन इज डीएनए बट डीएनए इज नॉट जीन ऑलवेज, यस और नो। सो ऑल जीन्स आर डीएनए बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन। तो एंटायर डीएनए इज नॉट वर्किंग एज अ जीन, and it is the segment of the DNA which working as a gene. बोलो, पूछो क्वेश्चन। सर ये जो पिंक वाला पोर्शन है ये इंट्रॉन उसमें, है, इंट्रॉन, इंटरप्टिव सीक्वेंस, जो कोई काम का नहीं है। बोलो, क्वेश्चन हाँ पूछो। तो ये इंट्रॉन में अगर कोई चेंजेस आएगा तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना हमारे बॉडी कुछ में? नहीं फर्क पड़ता है यार, क्या फर्क पड़ेगा? एक चीज हो सकती है, अगर ये इंट्रॉन में ऐसा कुछ चेंज आया जिससे वो एक्टिव हो जाए, कुछ जेनेटिक प्रोटीन बनाना शुरू कर दे, बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर, है ना, बिलियंस बिलियंस में ऐसे म्यूटेशन होंगे यार, इतना आसान नहीं है। तो मुद्दा क्या है बेटा, ये जो इंट्रॉन है ये ऐसे सीक्वेंसेस है जो इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस है, दो जीन के बीच में बेटा एक पर्टिकुलर गैप है, ठीक है। तो एंटायर डीएनए इज नॉट हैविंग, मतलब ऐसा नहीं है कि देखो ये सर डीएनए बना दो, ये देखो यहाँ देखो ये डीएनए है, ये एक जीन, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब ये वन एक प्रोटीन, दूसरा प्रोटीन, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा नहीं है। ऐसा होता भी है, बट ऐसा प्रोकैरियोट में होता है, और तब इसे क्या कहते हैं मैं आपको बताऊंगा। बट ये जरूरी है कि सारे ही डीएनए का जो सेगमेंट्स होते हैं वो जीन नहीं होते। बी क्लियर अबाउट दिस, बी क्लियर अबाउट दिस, यस, है ना। देखो हम लोग जब हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ते हैं तो हम लोग रिपीटेटिव सीक्वेंसेस को देखते हैं, वो हम लोग देखेंगे बाद में, बट रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर नॉट जीन, ये बात तो समझो, ठीक है। तो मेरा तो पॉइंट है, यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली बता दिया कि कुछ डीएनए का पोर्शन जो होता है वो इंट्रॉन्स होते हैं या रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं, दे डोंट बिहेव एज अ जीन, दे डोंट एक्सप्रेस एनी कैरेक्टर, दे डोंट प्रोड्यूस एमआरएनए एंड अ प्रोटीन, यस और नो। बेसिक क्लियर है? यस। बहुत बढ़िया, ये सब बेसिक ही है, मतलब समझ लो कि अभी चैप्टर ढंग से शुरू ही नहीं हुआ है। देखो अब हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट ये है, ओ माय गॉड, स्टेटमेंट एक और स्टेटमेंट बेटा, देयरफॉर, अगर ये सही है, देयरफॉर अगर ये सही है तो इसके अकॉर्डिंग, है ना, जीन इज ए फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब अगर मैं आपको बोलूं जाओ जीन को ढूंढो कहाँ है, तो आप आइसोलेट कर सकते हो ना, ये टुकड़ा निकाल लो ना, इसको कट करके निकाल सकते हो, अरे आप ये डीएनए को निकाल सकते हो, इतना टुकड़ा निकाल लिया आपने। हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग करते तो करते क्या है, मैं यही तो करता हूँ, मैंने ह्यूमन का जीन निकाला, इंसुलिन का डाल दिया बैक्टीरिया में ताकि मैं ज्यादा प्रोडक्शन कर सकूं। तो क्या ना है, यस आई। तो डेफिनेटली बेटा ये एक फिजिकल बेसिस भी तो है, आपको पता चलेगा ना कहाँ से एक्चुअली कैरेक्टर आ रहा है, यस और नो। केमिकली तो वो डीएनए है डेफिनेटली,
बट डीएनए के ऊपर एक पर्टिकुलर पोजीशन है, पर्टिकुलर सेगमेंट है, आपको पता चलता है, यस वी कैन सेपरेट इट, समझ रहे हो? ठीक है, तो जीन को हम लोग फिजिकल यूनिट बोलते हैं क्योंकि आप लोकेशन को समझते हो, बट मैं डीएनए को क्या बोलता हूं? डीएनए इज अ केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अरे भाई इसका केमिकल नेचर क्या है? डीएनए है, बट ये फंक्शन कर रहा है, तो इसको मैं क्या कह रहा हूँ? जीन कह रहा हूँ। तो ये लोकेशन को मैं जीन कहता हूँ, yes or no? A particular functional location is on the DNA is the gene, correct है? DNA is not the gene, DNA is the chemical nature of the gene, correct है क्या? ठीक है, तो देखो अगर हम लोग फिजिकल पोजीशन दिखाना चाहे जीन की, ठीक है, मतलब इनहेरिटेंस की यूनिट की, तो हम लोग उसको जीन बोलते हैं। और एंटायरली अगर मैं उसको केमिकली अगर आइसोलेट करता हूं तो मुझे पता है यार वो केमिकली डीएनए है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो नॉर्मल है, बहुत सिंपल पॉइंट है। यस यस और नो, है ना? सो ये जो स्टेटमेंट है ना, इससे ही हम लोग बोलते हैं ऑल जीन्स आर डीएनए, बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन। ठीक है, ऑल डीएनए इज अ केमिकल, इट मे बी है ना, इट्स अ सेगमेंट वर्क एज ए इंट्रॉन और इट कैन वर्क एज ए एक्सॉन। एक्सॉन मतलब जीन। ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, नाउ देखो एक और चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं, देखो अगर हम लोग ये जो डीएनए है, ये जो हम लोग डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं, इसका फोल्डिंग करना शुरू करें तो क्या होगा? मतलब ये देखो, ये हमारे पास डीएनए है बच्चों, बहुत लॉन्ग डीएनए, बहुत लॉन्ग है, भयंकर, इतना फैला हुआ है। अब इस डीएनए को अगर हमने फोल्डिंग करना शुरू किया तो ये कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस होकर के एक छोटा सा बंडल आपको मिलेगा ऐसा, पता है? इसको हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोम। ठीक है, तो देखो जब भी हम डीएनए को कॉइल करना शुरू करते हैं इट बिकम्स क्रोमोसोम। ठीक है, अगर इसका क्रोमोसोम बन गया तो हम लोग इसको बेटा कैसे देखेंगे, क्या क्या इसके लिए पॉइंट्स है, जो भी इसके बेसिक और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो भी है रिलेटेड टू द क्रोमोसोम वगैरह, है ना, एलील वगैरह वगैरह, ये सब चीजें बेटा हम लोग डेफिनेटली अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब जो आपका सेकंड लेक्चर होगा इसका। ठीक है, नोटिफिकेशंस का। तो डेफिनेटली बेटा जेनेटिक्स के सेकंड लेक्चर में हम लोग इसके आगे वाला जो टर्मिनोलॉजीज है वो पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी और भी बाकी टर्मिनोलॉजीज है, ये पढ़ेंगे हम लोग, ताकि जब हम पूरा चैप्टर पढ़े तो आपको सारी बातें जो भी है वो सब पता रहे। क्लियर? सो आई विल रेस्ट टुडेस लेक्चर। आज हम लोग बेटा यहाँ पे रोकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय। सर ये नोट्स भेज दूंगा मैं। और बोलो। सर ये क्रोमोसोम का जो शेप होता है वो भी उसके अंदर के जीन का ही डिसाइड कर किया होता है कि ऐसे ही बन जाता है? हाँ, ये चीज डेफिनेटली बेटा मैं आपको बताऊंगा, है ना, इसको पढ़ने वाले हैं हम लोग कि ये जो क्रोमोसोम है ना एक्चुअली बना कैसे है, मतलब क्या फोल्डिंग है, कैसे हुआ ये कार्यक्रम, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सर मुझे एक असाइनमेंट में डाउट है। आप बोलो ना। सर अराइल इन लीची, तो इसमें दो ऑप्शन दिए थे, इलोंगेटेड थर्ड इंटेग्यूमेंट या सेकंड फ्लैशी इंटेग्यूमेंट। थर्ड इंटेग्रो। सर कैसे, मुझे मत आंसर वही है बट मुझे अरे कंफ्यूजन मैंने है। डायग्रामेटिकली ये बताया था आपको, एक मिनट मैं इसका रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, मिक्सिंग हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो।